वेलकम प्रोटीन्स। तो क्लास 10th का हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और हम तो कहते हैं कि क्लास 10th का केमिस्ट्री सेक्शन में मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है लेकिन एट द सेम टाइम ईजी भी है। हम इसमें बहुत कुछ नया सीखेंगे और आपको अगर इस चैप्टर को अच्छे से समझना है तो बस इस वीडियो को एंड तक देख लो, क्योंकि हम लाइन बाय लाइन इनिशिएटिव फॉलो करने वाले हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह भी देखेंगे तो आपको अंडरलाइन वगैरह कर लेना है। मैं इंपॉर्टेंट लाइंस बता दूंगा, रिवीजन के लिए बिल्कुल आपका हलवा हो जाएगा, बिना चबाए निकल जाइएगा। हाइलाइटर वगैरह लेके बैठो, पानी पी के बैठो, चैप्टर पूरा देखो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक पहले जो भी है मार्टिन एच फिशर साहब ने जो कहा था कि फैक्ट्स आर नॉट साइंस, ठीक है, एज द डिक्शनरी इज नॉट लिटरेचर। जाहिर सी बात है भैया, डिक्शनरी लिटरेचर नहीं है, ऐसे फैक्ट साइंस नहीं है कि जो भी चीज़ सच है वो साइंस है। साइंस होने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, है ना, और प्रूव्ड होता है ना। तो जाहिर सी बात है कि आप किसी भी सच्चाई को साइंस नहीं कह सकते जब तक कि वो पूरी तरीके से प्रूव ना हो जाए। भूत के बारे में तो हम मानते हैं साइंस है क्या। अभी यहाँ पर चले आते हैं। अब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में सबसे पहले आपको कुछ रिवाइज कराया जा रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। आप कहेंगे सर चैप्टर के बारे में क्यों नहीं बताया, तो यही कुछ आगे आने वाला है, तो मैं यहाँ पर क्या एक्सप्लेन करूँ अभी देख लेंगे। गर्मी के दिनों में आप अगर दूध छोड़ देते हैं तो वो जाहिर सी बात है खट्टा हो जाता है, ख़राब हो जाता है, एक नई चीज़ बन जाती है, वो दूध रहता ही नहीं है। ऐसे ही आयरन जो है, आयरन का बना हुआ कोई भी ऐसे तावा पैन नेल वगैरह जो है, अगर आप इसको ह्यूमिड एटमोसफेयर में रख देते हैं तो क्या होता है, वो जंग लग जाता है ना, और ख़राब हो जाता है, नई चीज़ उसमें बन जाती है। ग्रेप्स है, जब उसको फर्मेंटेड कर देते हैं तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, और फूड को आप जब पकाते हैं तो वो भी चेंज हो जाता है, और जब डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर फूड तो भी वो न्यूट्रिएंट्स में सिंपल कंपोनेंट में टूट जाता है, और जब हम रिस्पायर करते हैं तो फिर वो फूड एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वो जो आपने एयर से ऑक्सीजन लिया था, जब आप रिलीज़ कर रहे होते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड आप रिलीज़ कर रहे होते हो, जो इसी रिस्पिरेशन के प्रोसेस में बना है। तो ये सब कुछ हमें दिखा रहा है कि कैसे एक चीज़ जो हमारे बॉडी के अंदर इंटर करती है या हमारे बाहर एग्जिस्ट करती है, और कैसे वो चीज़ें किसी सिचुएशन में बदल जाती हैं, यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो कह रहा है कि इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सबस्टेंस हैव, है ना, समवेयर चेंज। जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो नेचर्स हैं, आइडेंटिटी है, या आप स्पेसिफिकेशन कहते हैं या प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं, कि वो चेंज हो जाता है, भैया चीज़ ही बदल जाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरह का केमिकल रिएक्शन हो रहा है। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। मैं शॉर्ट में ये कह दूंगा, जो फिजिकल चेंजेस उसमें क्या होता है, जो शेप होता है, साइज़ होता है ना, या फिर उसका प्लेस होता है, ये सब चीज़ें चेंज होती हैं, है ना, फिजिकल चेंजेस में। और जो हमारा केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज में हम कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी है, स्पेशली जो केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें हम कह सकते हैं न्यू सबस्टेंस फॉर्म, हम ये कह सकते हैं कि न्यू सबस्टेंस जो है उसमें बनता है, और पूरे तरीके से वो जो पुरानी चीज़ है वो बदल जाती है नई चीज़ में। तो ये हमारा केमिकल चेंज होता है। अब यहाँ पर कह सकते हैं वी कैन से दैट द केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब ये लाइन क्या कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन का ही रिजल्ट होता है केमिकल चेंज। कहने का मतलब है कि जब किसी चीज़ में आप चेंज देख रहे हो, जैसे ऊपर के कुछ एग्जांपल्स हैं, तो वहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ होगा जिसकी वजह से वो चेंज हमें देखने को मिल रहा है। यही लाइन कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन का जो रिजल्ट होता है उससे हमें केमिकल चेंज देखने को मिलते हैं। ऑफकोर्स केमिकल रिएक्शन वी कांट सी, बट केमिकल चेंज वी कैन सी, वी कैन ऑब्जर्व। ओके, यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज व्हाट इज एक्चुअली मीन्ट बाय केमिकल रिएक्शन। हो सकता है कि आपके दिमाग में आए कि ये क्या है भैया, तो हाउ डू वी कम टू नो दैट केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, कैसे समझेंगे, चलिए देखते हैं। उसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आपको परफॉर्म करना है ना, और इससे प्रूफ होगा कि केमिकल रिएक्शन ऐसे 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 हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो देखिए पहला एक्टिविटी से हमें कुछ पता चलेगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले इसके लिए आप टीचर का हेल्प लीजिए, कहा गया है मैग्नीशियम का एक रिबन लीजिए 3-4 सेंटीमीटर। मैग्नीशियम रिबन जो होता है बेसिकली, है ना, पतला सा पत्ती होता है, टीना जैसा दिख रहा होता है, लैब में आमतौर पर होता है, अगर आपके स्कूल में लैब है तो ज़रूर होगा मैग्नीशियम रिबन। आपने वो लेना है, उसको सैंड पेपर से क्लीन कर लेना है। सैंड पेपर से क्लीन करने का मतलब है कि इसके ऊपर रब कर लीजिए अच्छे से। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक पहले से जो है प्रोटेक्टिव लेयर होता है, बिकॉज जो रूम पे वो किसी तरह का क्रोड ना हो, उसके ऊपर कोई और लेयर ना बने, वो ख़राब ना हो, इसीलिए उसके ऊपर पहले से एक प्रोटेक्टिव लेयर डाला जाता है, ताकि जब हम उसको यूज़ करें तो हमें फिर वो प्योर फॉर्म में मिल सके। अब जब हम उसको
क्या कर देंगे, रेगमाल वगैरह से सैंड पेपर से जब उसको घिस देंगे तो वो ऊपर का जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो रिमूव हो जाएगा, जिससे हम आसानी से जला सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप उसको नहीं घिसेंगे तो आपको ये बर्न करने में काफ़ी दिक्कत आएगी, टाइम लग जाएगा। कह रहा है कि आपने क्या करना है, एक टॉन्ग्स लेना है, यही चिमटा लेना है। जाहिर सी बात है ये बहुत ज़्यादा हीट होता है, कंडक्टर है तो बहुत ज़्यादा हीट होता है, आप हाथ से पकड़ के इसको जला ही नहीं सकते हैं, इसको आपको चिमटा की हेल्प से जलाना पड़ेगा। बर्नर में आप कोई भी, इवन कि मैंने तो मोमबत्ती में करवाया हुआ है प्रैक्टिकल, वो आप कोई भी सोर्स ऑफ ले सकते हो फ्लेम, है ना, जिसमें आप इसको जलाओ। जैसे यहाँ पर लैब वाला ही दिखाया गया बर्नर, हमने तो कैंडल में ही कर लिया था। मैंने अक्सर इसमें जो भी एक्टिविटी दिए हुए हैं सब मैंने करवाए हैं ऑफलाइन क्लास में, जो लोग पढ़े हैं मुझसे उनको पता होगा। समवेयर में भी यूट्यूब पे भी उसके वीडियो अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर कहा गया कि जब आप ये कर लेंगे, आप ये जब देखेंगे कि ये जलना शुरू हो गया है, तब इसको आप अपने आँख से जितना हो सके दूर रखिएगा। वो इसलिए क्योंकि इसकी जो रोशनी होती है वो बहुत चकाचौंध रोशनी होती है, वो आपके आई पे एक बैड इफ़ेक्ट डाल सकता है। आप क्या देखेंगे इसमें, तो जाहिर सी बात है जब ये जलेगा तो इसमें एक चीज़ तो ये देखिएगी कि बहुत ज़्यादा जो है हाई लाइटिंग देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चकाचौंध रोशनी देखने को मिलेगी जलते हुए। उसके अलावा इसमें एक तरह का ऐश है, राख है, जो आपको यहाँ पर एक वाच गिलास में कलेक्ट किया गया है। वाइट कलर का एक पाउडर आपको देखने को मिलेगा। इसी के बारे में आगे चलिए लिखा हुआ है, देखते हैं। लिखा है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन है बर्न्ड विद अ डैजलिंग वाइट फ्लेम। ये देखिए, एक याद रखिएगा कि मैग्नीशियम जब जलता है रिबन तो वो कैसे जलता है, आपसे पूछा जा सकता है। डैजलिंग वाइट फ्लेम मतलब चकाचौंध रोशनी के साथ, तेज़ रोशनी के साथ जलता है और वो एक वाइट पाउडर में चेंज हो जाता है, ऐश राख की तरह। दिस पाउडर इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बेसिकली यहाँ पर रिएक्शन क्या हुआ, तो आप चाहें तो वहीं पर लिख सकते हैं कि Mg+O2, यानी मैग्नीशियम को आपने जब बर्न करा तो जाहिर सी बात है जब भी कोई चीज़ बर्न होगी तो ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन होता है एयर में, और इससे बना हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारे पास रिएक्शन हुआ, जो आप चाहें तो एक्टिविटी के जस्ट नीचे लिख सकते हैं स्पेस में। किताब में ही लिख लिया कीजिए, बाद में कभी आपको ज़रूरत पड़ी तो आपको हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही दो चीज़ें आपको समझनी है कि एक डैजलिंग फ्लेम के साथ जलता है, यानी हीट वहाँ पर रिलीज़ होता है। उसके अलावा वाइट पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है, और यह मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के रिएक्शन की वजह से हुआ है, लिखा हुआ है। तो आपने क्या ऑब्जर्व करा, एक तरह का चेंज कैसे ऑब्जर्व करा, उस फ्लेम से और उस पाउडर से ऑब्जर्व करा। अगला एक्टिविटी देखिए, फिर से आपको दिया गया है कि एक और एक्टिविटी आपने करनी है। इस एक्टिविटी में क्या करनी है स्टूडेंट्स, तो इसमें आपको करना है कि लेना है लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब एक्वस फॉर्म में ऑफ कोर्स। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल 2, यस यही होता है ना, PbNO3 का होल 2। यह आपने लेना है, लेड नाइट्रेट मिलता है और रहता है इसमें लैब में अमूमन, और फिर उसको पोटाशियम आयोडाइड में ऐड करना है। इसमें थोड़ा सा पोटाशियम आयोडाइड ऐड करना है लेड नाइट्रेट में। जब आप ये ऐड करेंगे तो इसमें क्या बनेगा बच्चों, इसमें बनेगा आपको पोटाशियम लेड आयोडाइड बनेगा PbI2, यस, और पोटाशियम नाइट्रेट बनेगा, ठीक है, पोटाशियम नाइट्रेट बनेगा। आप इसको लिख लीजिएगा किसी भी स्पेस में इधर उधर, है ना, ताकि आपको बाद में हेल्प हो। आपने क्या ऑब्जर्व करा, तो हम यहाँ पर ऑब्जर्व ये करेंगे कि ये जो PbI2 होगा बेसिकली, अच्छा ये चूँकि एक्वस था, आपने जो लेड नाइट्रेट लिया था सॉल्यूशन कैसा था बच्चों, एक्वस था, मतलब पानी में, या मतलब लिक्विड फॉर्म में जैसा था। तो इसमें जब आप ऐड कीजिएगा तो देखेंगे कि ये एक तरह का येलो प्रिसिपिटेट बन रहा है। किस कलर का PbI2 होता है, येलो कलर का होता है। किस कलर का होता है स्टूडेंट्स, येलो कलर का होता है। इसको लिख लीजिएगा कि जो लेड नाइट्रेट होता है, लेड आयोडाइड होता है, वो येलो कलर का होता है। प्रिसिपिटेट का मतलब होता है एक तरह का सॉलिड, है ना, जो कि बैठ जाता है नीचे, गाद जिसको हम लोग बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आप एक केमिकल रिएक्शन जो हुआ है उसमें आप ये देख पाओगे येलो कलर फॉर्मेशन, तो हम कह पाएंगे कि यहाँ पर जो चेंज हुआ है वो एक केमिकल चेंज है। तो हमारा जो टॉपिक है कि आप कैसे ऑब्जर्व करोगे केमिकल चेंज को, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक तरह के प्रिसिपिटेट बनने की वजह से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं केमिकल चेंज को। डन, चलिए इसको लिख लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास एक्टिविटी है कि आपने जिंक ग्रेन्यूल्स लेने हैं एक कॉनिकल फ्लास्क में। कॉनिकल फ्लास्क इसको बोलते हैं, ठीक है, ये फोटो दिया हुआ है आपने, तो देख लेना। यहाँ पे हमने जिंक के यहाँ पे ग्रेन्यूल्स, ये जो नीचे आप देख रहे हो, है ना, ये छोटे छोटे, ये सब जिंक ग्रेन्यूल्स हैं, ये लिए गए हैं। और आपने क्या करना है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देने हैं। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया गया है, आप चाहें तो HCl भी ऐड करते हैं। शायद मैंने जो प्रैक्टिकल करा था वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक ही यूज़ किया था मैं, तो कर सकते हैं। आपको एसिड अच्छे से केयर करना, जाहिर सी बात है ना, स्किन के लिए हार्मफुल होता है। उसके अलावा कह रहा है कि आपने क्या ऑब्जर्व करा, कुछ हो रहा है जिंक ग्रेन्यूल के आसपास। ऑफ कोर्स बबल्स आप देख सकते हैं कि ग्रेन्यूल्स के आसपास बबल फॉर्मेशंस होंगे, वहाँ पर बुलबुला निकलेगा। और आपने क्या करना है, उसको टच भी करना है। इस कॉनिकल फ्लास्क को आपने टच करना है जहाँ पर आपने ये डाला हुआ है। तो आप जो पहले ठंडा था, लेकिन जब आप एसिड डाले धीरे धीरे आप देखोगे कि ये हीट हो रहा है,
मतलब इसमें ऊष्मा निकल रही है, इसमें एक तरह का हीट रिलीज हो रहा है, आप ऑब्जर्व कर पाओगे हाथ से छू करके। इज देयर एनी चेंज इन द टेम्परेचर? यस ऑफ कोर्स टेम्परेचर विल राइज। अब यहाँ पर इसको कॉर्क से बंद करा गया है, सील पैक किया गया है, और ये जो गैस निकल रहा है वो इसी स्ट्रो से निकल रहा है। और ये जो गैस है लिखा हुआ है कि इस बबल्स की वजह से ऊपर फट करके जो गैस निकलेगा वो आपको हाइड्रोजन गैस है। यानी जो बबल था वो बेसिकली किस गैस का था? वो हाइड्रोजन गैस का बबल्स था। तो यहाँ पर हमने साफ देखा बबल्स से हमने गैस का ऑब्जर्वेशन करा कि यहाँ पर कोई गैस रिलीज हो रहा है, हम साफ देख पा रहे हैं। तो एक तरह के केमिकल चेंज में हमने ऑब्जर्व क्या करा, एक तरह का हमने कुछ चीज़ देखा जिसको हम लोग देख सकते हैं। मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो कैसे बोलेंगे? यही देख करके कि वहाँ पर बबल फॉर्मेशन हुआ। उसके अलावा आपने जो टच करा तो जो आप टेम्परेचर राइज देखने को मिला, ये भी एक प्रूफ है कि वहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो जो हमारा सवाल था कि हाउ डू वी फाइंड आउट दैट समवेयर केमिकल रिएक्शन chemical changes as chemical reaction is occurring, so we will see these properties like this is mentioned here also. Let's see, कह रहा है कि from the three activities we can say that, अच्छा इसका हम ये लिख लें, इसका रिएक्शन लिख लें, लिख लीजिए Zn प्लस H2SO4 होता है किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का, है ना। ये देगा आपको ZnSO4, है ना, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, इसी के आसपास कहीं लिख लीजिएगा जो स्पेस है, ताकि पता चले कि एक्चुअली कौन सा रिएक्शन हो रहा है। तो ऑब्जर्वेशन में आपने हेल्प करा, डिटरमाइन वेदर द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। इसमें कुछ हम लोगों को ये चेंजेस देखने को मिले। क्या चेंज इन स्टेट? वो जो हम देख पा रहे थे कि राख बन गया, ऐश बन गया, हमारा जो सॉलिड एक मेटल का स्ट्रिप था मैग्नीशियम रिबन, उसका स्टेट चेंज होता दिखाई दिया थोड़ा। उसके अलावा हम लोगों को कलर देखने को चेंज मिला, प्रिसिपिटेट जो बना था लेड आयोडाइड का जो कि येलो कलर का था, तो एक कलरलेस क्या इसमें सॉल्यूशन में, या वाइट सॉल्यूशन में हमने क्या देख रहा है? कलर चेंज देख लिया। एवोल्यूशन ऑफ गैस का यही प्रूफ है, देखिए एवोल्यूशन ऑफ गैस, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इवॉल्व हो रहा है। उसके अलावा चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पर हम जिंक ग्रेन्यूल्स वाले केस में देख सकते हैं कि टेम्परेचर राइज कर रहा है। सो दीज आर द थिंग्स दैट प्रूव्स दैट समवेयर chemical reaction is occurring, okay, and chemical change is happening. So this is not important, this is important that every time all these property will not shown, okay, somewhere maybe a single change you can see or somewhere more than one, just like here। यहाँ पर आपने टेम्परेचर का भी राइज जो है फॉर्म फिल करा, उसके अलावा आपने बबल्स से गैस इवोल्यूशन का भी वैल्यू पता लगाया। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि हमें एक प्रॉपर्टी इसमें से देखने मिल सकते हैं, एक चेंज में, एक केमिकल रिएक्शन में, या एक से ज़्यादा भी प्रॉपर्टी देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी ही चीज़ें हैं, देखो जितना मैं बता रहा हूँ ना, आई थिंक ये इनफ है। आप इसको अच्छे से पढ़ लो तो आपका ये बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा यार। बस देखो वीडियो को ध्यान से, ठीक है, थोड़ा मन लगाओ। कह रहा है कि एज यू ऑब्जर्व दैट चेंज अराउंड अस वी कैन सी दैट देयर इज अ लार्ज वेराइटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस। जाहिर सी बात है, हमारे आसपास हमेशा केमिकल चेंजेस होते रहते हैं बहुत तरह के। विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। दिस इज इंपॉर्टेंट कि हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली केमिकल रिएक्शन के टाइप ही पढ़ने वाले हैं। अब जहाँ मैं अंडरलाइन करने बोल नहीं रहा हूँ तो उसको आप नहीं कीजिए, मैं ऐसी लाइन पढ़ते हुए कर रहा हूँ। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यानी केमिकल इक्वेशन लिखना भी हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर दो चीज़ें हम लोग सीखेंगे मेनली, वो है कि अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शन सीखेंगे और केमिकल इक्वेशन को लिखना भी सीखेंगे। ओके, लेट्स सी। नाउ वी हैव अनदर टॉपिक दैट इज केमिकल इक्वेशंस। क्या? केमिकल इक्वेशंस। तो व्हाट इज केमिकल इक्वेशंस? केमिकल रिएक्शन तो हमने देख लिया केमिकल चेंज से। अब एक एक्टिविटी है जो ऊपर हुआ था, मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने क्या करा था सर? जलाया था, सॉरी मैग्नीशियम रिबन को। तो वहाँ पर हुआ क्या था कि व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब वो केमिकल रिएक्शन को हम इस तरीके से लिखेंगे, तो ये दो लाइन में ऐसे आप लिख सकते हैं। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फ्रॉम अ क्वाइट लॉन्ग। अब जाहिर सी बात है वही चीज़ बताने के लिए हमको दो लाइन लिखना पड़ रहा है। वो जो केमिकल चेंज हुआ उसको दिखाने के लिए हम लोग को इतना लिखना पड़ रहा है कि व्हाट व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड, है ना, देन ऑक्सीजन विथ ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। और भी चीज़ें ऐड की जा सकती हैं और बड़ा किया जा सकता है। शॉर्ट में लिखे तो भी दो लाइन हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि इट कैन बी रिटन इन शॉर्टर फॉर्म। क्या इसको शॉर्ट में लिखा जा सकता है? जवाब है यस। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस राइट इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड इक्वेशन। अब इसको हम लोग अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, एंड दैट इज गिवन हियर। द वर्ड इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन वुड बी, यही जो एक लाइन था आपका, दो लाइन, इसी को हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम कंबाइन किया, रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये कहीं ना कहीं बहुत शॉर्टर है ना, इसके कंपेयर में। ये जो दो लाइन था यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसके कंपेयर में बहुत शॉर्ट में हमने लिख लिया। इसको हम लोग वर्ड इक्वेशन कहते हैं क्योंकि वर्ड इसमें यूज हुआ, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ठीक है। तो कहने का मतलब है
कि हम किसी केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट में लिखने के लिए केमिकल इक्वेशन बनाते हैं। एक चीज़ ये समझ में आया, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्या रहा है कि द सब्सटेंसेस दैट अंडरगोज केमिकल चेंज द रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर जो चीज़ें केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रही है, पार्ट ले रही हैं, वो जो है रिएक्शन में हिस्सा लेकर के चेंज हो रही हैं, वो चीज़ें हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों चीज़ें हैं। अब कह रहा है कि दे आर रिएक्टेंट्स, तो जो चीज़ें किसी के केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेंगी और जो चीज़ें कन्वर्ट होंगी किसी नई चीज़ में, वो हो जाता है रिएक्टेंट्स। आप रिएक्टेंट्स को LHS लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं, ठीक है इधर। तो रिएक्टेंट क्या होता है बेसिकली, हम कह सकते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं और जो चेंज होते हैं, ठीक है। उसके अलावा कह रहा द न्यू सबस्टेंस इज, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब नया सबस्टेंस क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज अ प्रोडक्ट। अब जो चीज़ें फॉर्म होती हैं उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंट, है ना, रिएक्टेंट्स आर द सबस्टेंसेज विच अंडरगोज चेंज, है ना, इन अ केमिकल रिएक्शन, और वी कैन ऑल्सो से दैट द substances which take part in a chemical reaction, okay, are reactants, and the formation of new substances, है ना, are product, are the new substances that is forms after a chemical reaction are product, ठीक है। आप इस तरीके से भी डेफिनेशन बोल सकते हैं। तो बहुत इजी है, वैसे तो एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछेगा ही नहीं क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ है नहीं, लेकिन समझने के लिए आप अपने मन से इस तरह डेफिनेशंस बना सकते हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा है, अ वर्ड इक्वेशन शोज चेंजेस ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोड्यूस थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। जाहिर सी बात है, एक एरो से दिखाता है कि एक रिएक्शन हुआ है। द रिएक्टेंट्स आर, है ना, रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड LHS विद द प्लस साइन। अगर एक से ज़्यादा चीज़ें हैं जो पार्ट ले रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, तो उसके बीच में हम प्लस लगाएंगे। और अगर प्रोडक्ट में भी अगर एक से ज़्यादा पार्ट्स, मान लो सपोज करो यहाँ पर और कुछ बन रहा होता, डॉट 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 डॉट, अभी नहीं बन रहा, बट अगर बन रहा होता तो उसको भी हम प्लस साइन से दिखाते हैं। इधर भी मोर देन 2 भी हो सकता है और उधर भी मोर देन 2 हो सकता है, इवन इधर भी सिंगल हो सकता है और उधर सिंगल हो सकता है। तो अगर एक से ज़्यादा होगा तो उसको बीच में प्लस साइन से दिखाएंगे। उसके अलावा क्या, सिमिलरली जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको भी हम लोग राइट हैंड साइड में जो RHS में लिखते हैं इस साइड में, उसको भी हम लोग प्लस साइन से दिखाते हैं अगर वहाँ पर ज़्यादा जो है होता है। और जो एरो होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि इस डायरेक्शन में केमिकल रिएक्शन हुआ, यानी इधर से इधर बना है, ये रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बना है, तो ये एरो हमेशा उसी तरफ दिखाएगा जिधर प्रोडक्ट बन रहा होगा, है ना। उसका क्या रहा, एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, डायरेक्शन दिखाता है। आपको पता होगा कि हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, ऐसा नहीं होगा कि कभी इसको हम इधर घुमा के लिख देंगे और ये सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। चलिए, कैसा लग रहा है क्लास बच्चों, आई होप यू आर एंजॉइंग। मैं सिंपली बहुत कम टाइम में आपको चीज़ों को प्रोडक्टिव तरीके से देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है क्लास में। आगे कह रहा है कि इज़ देयर एनी अदर शॉर्टर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इतना तो समझ में आया कि हम केमिकल इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं जैसा यहाँ पर आपने देखा, लेकिन क्या इसके अलावा कोई और इससे भी शॉर्ट तरीका है? इसका आंसर है यस। लिखा है कि केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर, है ना, कंसाइज एंड यूजफुल इफ़ यू यूज़ केमिकल फार्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। हमने जो वर्ड्स लिखा था, मैग्नीशियम, है ना, वर्ड्स थे, उसमें अल्फ़ाबेट्स थे, और फिर लिखा था ऑक्सीजन, है ना, मोर देन OXYJEN, मतलब 6 7। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से जो आप अल्फ़ाबेट्स यूज़ करके फिर भी जो एक लेंदी बना रहे हैं, उसको भी हम और कंसाइजर साइड यूज़फुल बना सकते हैं और शॉर्ट कर सकते हैं। कह रहा है क्या, केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन ही दिखाता है केमिकल इक्वेशन, ये बात तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको केमिकल फार्मूलाज याद हो सबके, जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा है कि अगर मैग्नीशियम का केमिकल फार्मूला याद हो तो मैग्नीशियम के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, उसका फार्मूला Mg लिख सकते हैं। अगर आपको ऑक्सीजन का याद हो तो आप ऑक्सीजन के प्लेस O2 लिख सकते हैं, हमेशा इसी फॉर्म में रहता है। क्यों रहता है आगे देखेंगे अगले चैप्टर में, 3rd या 4th चैप्टर में। एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड का अगर आपको पता हो तो MgO होता है। कह रहा है कि द अबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज। तो अगर हमको सबका इक्वेशन का क्या पता हो सर, सिम्बॉल्स पता हो, हमको सबका फार्मूला पता हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस इक्वेशन को जो एक 2 लाइन में था, जिसको हमने एक लाइन में छोटा सा लिखा था वर्ड इक्वेशन, उसको और शॉर्ट में इस तरीके से हम लिख सकते हैं। एंड दिस इज केमिकल इक्वेशन। सो बेसिकली वी कैन से दैट केमिकल इक्वेशन आर द शॉर्टेस्ट वे टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन वेयर वी यूज़, है ना, सिम्बॉल्स एंड साइंस। ओके, जहाँ पर हम सिम्बॉल और साइन का इस्तेमाल करते हैं। तो बस इतनी सी बात है। आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। इस तरह के इक्वेशंस केमिकल इक्वेशन होते हैं, ये मैथ के इक्वेशन से अलग हैं। ऑफ कोर्स मैथ के इक्वेशन में क्या होता है, बीच में इक्वल टू होता है,
काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द LHS एंड RHS साइड। अब इसमें गिनते हैं भैया, इधर मैग्नीशियम कितने हैं बच्चों? मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यानी 2 एटम है ऑक्सीजन के, एलिमेंट अलग अलग हैं ये। मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में 1 मैग्नीशियम लेकिन राइट में 1 मैग्नीशियम बराबर, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड में 2 और ऑक्सीजन राइट हैंड में 1 है, यानी बराबर नहीं है। ओवरऑल इधर 3 मॉलिक्यूल देखने 3 एटम देखने को मिल रहा है 2 एलिमेंट के, बट इधर हमको राइट हैंड साइड में 2 ही एटम देखने को मिल रहा है ना। तो कह सकते हैं कि बराबर नहीं है। कि इज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन द सेम ऑन द बोथ साइड? जवाब है नो। इफ यस देन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अगर बराबर होता, सपोज करो MgO2 होता, वैसे होता नहीं है बट मैं सिखा रहा हूँ, अगर बराबर होता तो हम कहते हैं कि इक्वेशन इज बैलेंस्ड। क्या कहते हैं हम उसको? कि बैलेंस इक्वेशन है ना। अगर वहाँ पर इफ नोट, अगर बराबर नहीं है, देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड बिकॉज द मास इज नॉट सेम, है ना, ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। मास सेम नहीं है। अब ये कंसेप्ट आप 9 क्लास में अगर अच्छे से पढ़े हैं तो पता होगा मास के बारे में। अरे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर ये चैप्टर आपने शुरू कर दिया है और मेरा इसका प्रीलॉग नहीं देखा आपने, मैंने क्लास 10th की केमिस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने क्विक रिवीजन किया है क्लास 9th को, ताकि हम अच्छे से इन चीज़ों को समझ पाएँ। वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आई थिंक सबको देखना चाहिए। जो नहीं 9th क्लास को खा गए हैं वो भी, और जो जानते हैं उसको रिवाइज़ कर लेना चाहिए। तो मैं आई बटन पे दे देता हूँ, आप लिंक देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में ऊपर ही मैं दे दूंगा। आप ज़रूर उस वीडियो को देख करके आइए तो आपको बहुत अच्छे से और ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैंने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ बहुत सारी ये सब चीज़ें, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि सच अ केमिकल इक्वेशन इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ केमिकल रिएक्शन। जहाँ पर बैलेंस वैलेंस नहीं हो रखा है, बस ऐसे लिखा हुआ फॉर्मूला सिंबल साइन यूज़ करके, ये एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, कंकाल है भैया, ठीक है। इसको और थोड़ा बहुत यूजफुल बनाया जा सकता है। कह रहा है कि इक्वेशन 1.2 इज अ स्केलेटल केमिकल, यही वाला इक्वेशन 1.2 है ये, है ना। तो ये आपका एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर को दिखाया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। जब इसको आप चाहेंगे और ज़्यादा इसको यूज़फुल बना देंगे तब जा करके ये स्केलेटल से थोड़ा भरपूर, है ना, बॉडी बन जाएगा। अब इसी चीज़ को यूज़फुल बनाने के लिए हमारे पास आया है अगला टॉपिक, वो है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे अभी जो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन था जो कि बैलेंस नहीं था, तो वो कैसे बैलेंस किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th का, एक आधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में। अब यहाँ पर क्यों बैलेंस करना है उसका पहले आंसर कह रहा है, रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ा था, दैट यू स्टडीड इन क्लास 9th। अब क्लास 9th में आपने क्या पढ़ा था कि कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है, तो यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लीजिए कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कि कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। इसको कैसे समझेंगे? दैट इज मतलब हुआ कि द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। थोड़ा मैं इसको अलग से समझाता हूँ। अभी मैंने MgO2 वाला ही, जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ फिर से, यह हमको MgO दिया। अब थोड़ा समझिए इसको। मान लीजिए क्या करिए, मास को आप अभी वजन से समझ लीजिए, देयर आर अ स्लाइट डिफरेंट, बट चलो समझने के लिए कह सकते हैं कि आपने ना 1 गिलास मैग्नीशियम लिया था और 2 गिलास ऑक्सीजन लिया था, 3 गिलास हुआ टोटल क्वांटिटी, एक ही गिलास सेम बराबर गिलास से। तो MgO जो आपका बनेगा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में 3 गिलास बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने लिया था इधर ये 1 किलो, ये 2 किलो और बना आपका 1.5 किलो, नहीं, आपने 1 किलो 2 किलो यानी 3 किलो लिया था पूरा इधर, है ना, रिएक्टेंट, तो आपका प्रोडक्ट भी 3 kg बनेगा। ये केमिकल रिएक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, केमिकल रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है कि कभी भी जब आप क्या करते हैं, कोई भी ये चीज़ मिलाते हैं रिएक्शन के लिए, तब पहले वो आयन में टूटते हैं और रीअरेंज होते हैं। कोई नया एलिमेंट उसमें ऐड नहीं हो जाता अपने आप। सपोज करिए आपने मैग्नीशियम ऑक्सीजन लिया था एक केमिकल रिएक्शन में, तो वो अचानक से अपने मन से कहीं से कार्बन घुसा नहीं देगा बीच में, वो मैग्नीशियम कार्बन में नहीं चेंज हो जाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में नहीं चेंज हो जाएगा, और ना ही ये गायब होगा। मतलब ऐसा नहीं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन आपने मिला था और अचानक से ऑक्सीजन गायब हो गया, ऑक्सीजन है ही नहीं। अरे गायब होने का मतलब अगर वो गैस भी बनेगा तो वो रहेगा ना आपके कंटेनर में, जहाँ आपने उसको फॉर्म करा है, गैस में चेंज हुआ आपको पता चलेगा। लेकिन कहने का मतलब है कि ना ही कोई एलिमेंट खर्चा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और ना ही कोई नया एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा। ये आप केमिकल रिएक्शन का हमेशा लॉ याद रखिएगा, जो कि आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ पर लिखा गया है। तो आप इस 2 लाइन को बस अंडरलाइन कर लीजिएगा यहाँ तक, दैट इज से पहले तक। ओके, नाउ कम टू दी अनदर टॉपिक, अनदर लाइन। इन अदर वर्ड्स, फिर यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है कि द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन।
अभी आपने जो केमिकल रिएक्शन लिखा था यहाँ पर 1 गो MgO 2 गो O2 और ये सब बनाया 1 ही गो MgO लेकिन 1 गो O, तो भैया 1 O कैसे कम हो गया? ऐसा नहीं हो सकता है। कह रहा हेंस वी नीड टू बैलेंस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, इसीलिए हम लोग को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है कि यहाँ पर 2 और यहाँ पर अगर आप 2 लगा देंगे तो आप दोनों तरफ क्या हो जाएगा सर, आपका बराबर हो चुका है 2 Mg 2 Mg, है ना, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन। तो इस तरीके से ये बैलेंस हो चुका है। कहने का मतलब है कि इसी तरीके से एक्चुअली केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, वो जो स्केलेटल था वैसे नहीं हुआ होगा। ओके, आइए अब यहाँ पर कह रहा है कि बैलेंस्ड इक्वेशन बैलेंस। लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग इन केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ हम लोग देखेंगे। द वर्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3 में भी रिप्रेजेंटेड एज एक्टिविटी 1.3 में जिंक का जो ग्रेन्यूल्स लिए थे जिसमें हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन हुआ था, उसमें आपको कहा जा रहा है कि उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि जिंक जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया था, वो जो फोटो हमने देखा था ऊपर एक्टिविटी 1.3 में जिंक सल्फेट बना था और हाइड्रोजन गैस बना था। मैंने आपको रिएक्शन ऊपर लिखा भी था। ये जो वर्ड इक्वेशन है इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं केमिकल इक्वेशन में ऐसे कि Zn मतलब उसका सिंबल यूज करके Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। अब ये एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। ये क्या है? एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। इसको बैलेंस करने की जरूरत है। अभी हम लोग पहले चेक करते हैं कि ये बैलेंस है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे देखेंगे। जिंक कितना को है? 1 पीस है, हाइड्रोजन 2 है ना, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। इधर देखिए जिंक हमारे पास 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2, तो क्या बराबर है? हाइड्रोजन 2 था, हाइड्रोजन 2 है इधर भी, इधर ये प्रोडक्ट में रिएक्टेंट में ये हुआ। जिंक 1 था, जिंक 1 है, O 4 था, O 4 है। कहने का मतलब है ये बराबर है, देखिए है ना, जिंक 1 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है। दोनों तरफ रिएक्टेंट में LHS में और प्रोडक्ट RHS में नंबर ऑफ एटम जो है किसी एलिमेंट के वो बराबर है। अलग अलग इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 एलिमेंट हैं। 1 2 3 4 चारों एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो दोनों साइड में क्या है? इक्वल है। सो वी कैन से दैट दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड, है ना, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वही चीज़ें शायद लिखी हुई है कि एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द सेम ऑफ द बोथ साइड द एरो इक्वेशन आर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। भाई इसको आपने अंडरलाइन कर लो और आप इसको यूज कर सकते हो। व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन? तो आप कह सकते हो इफ द नंबर ऑफ एटम ऑफ every of each element in a chemical reaction is equal in both reactant and product, then the equation is called balanced chemical reaction equation। तो आप इसको भी लिख करके क्या कर सकते हो? डेफिनेशन बना सकते हो। जब आप टॉपिक दोगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो उसका डेफिनेशन ये बना लेना आप। ठीक है, अंडरलाइन कर लो। लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब अगला देखते हैं कि क्या ये बैलेंस है। यहाँ पर Fe 1 है, एक एलिमेंट, H2 2 है, इधर Fe 3 है, तो यहाँ पर तो बराबर नहीं हुआ कि Fe 1 था Fe 3 है, तो बराबर नहीं है। हाइड्रोजन 2 था, हाइड्रोजन 2 है, बराबर है। ऑक्सीजन 1 था, ऑक्सीजन 4 है, बराबर नहीं है। तो ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके, लेट्स स्टार्ट द स्टेप्स ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। हेयर इज द डिटेल मेथड गिवन बाय NCERT, और बहुत अच्छा मेथड NCERT ने दिया है। बिकॉज केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं है, लॉ नहीं है, कहने का मतलब है। हिट एंड ट्रायल मेथड वी विल यूज़, बस अपने मन से इधर उधर नंबर्स ला के यूज़ करेंगे। फिर भी कुछ हैं तरीके जिससे आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, वही यहाँ पे सिखाया गया है। स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा थोड़ा पानी पी लो, पता नहीं क्यों मुझे प्यास लगे। यार आप लोग पीना पी लो, रुको भैया 30 सेकेंड। सबसे पहला स्टेप है बच्चों कि आपने ये जो देखा हुआ बॉक्स बनाया हुआ है, इसके पीछे का एक रीज़न है। बॉक्स इसलिए बनाया गया है कि आपको ना कभी भी ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसको छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये जो H में 2 लगा हुआ है ना, आप ये 2 को 3 नहीं कर सकते, इस 2 को 4 नहीं कर सकते, 1 नहीं कर सकते, ये 3 को, इस 4 को आप इसको छेड़ नहीं सकते। कहने का मतलब है चूँकि ये केमिकली बॉन्डिंग हो रखा है ऐसे, तो आप इसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आप जो भी नंबर्स डाल के इसको इक्वल करोगे वो उसको इसके बाहर यानी फार्मूला के बाहर डालना पड़ेगा। यहाँ पर आप 2 3 बढ़ाना चाहते हो तो आप इधर बाहर लगाएंगे, ना कि ये सब नंबर में छेड़खानी करेंगे, इसलिए इसको घेर दिया कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप कोई नंबर बाहर डालेंगे तो जैसे ब्रैकेट का काम करेगा ये, क्या वो नंबर अंदर के हर एक एलिमेंट के लिए इफेक्टिव होगा। जैसे आप 2 डाले तो ये 2 अगर Fe के लिए आपने डाला, ये O के लिए भी इफेक्टिव होगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक के लिए यूज़ होगा, नहीं,
जो भी नंबर्स आप बाहर यूज़ करोगे वो अंदर के हर एक एलिमेंट के लिए यूज़ होगा। इतना क्लियर है, इसीलिए बॉक्स बनाया होगा पहला स्टेप। मैं पूरा स्टेप नहीं पढ़ के डायरेक्ट यहीं पर समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो अब आपने क्या करना है, इसको बैलेंस करने के लिए सबसे बड़ा फार्मूला ढूंढना है। जो मोलिकुलर फार्मूला आपको सबसे बड़ा लग रहा है, मुझे इन सब में Fe3O4 सबसे बड़ा लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा। उसमें भी जो सबसे बड़ा है यानी सबसे ज़्यादा एलिमेंट एटम है कौन है, ऑक्सीजन के। सबसे बड़ा फार्मूला हमने ढूंढ लिया पहला स्टेप। उसके बाद जो ज़्यादा है एटम, तो ऑक्सीजन का 4 एटम है। 4 ऑक्सीजन का एटम इधर है, इस साइड और ऑक्सीजन कहीं नहीं है। इधर देखते हैं, ऑक्सीजन का यहाँ एटम है जिसमें एक ही दिखाई दे रहा है हमको। तो इसको एक को 4 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, तो आपने यहाँ पे 4 लिख देना है, ठीक है। तो अब ये जो ऑक्सीजन है ये 4 × 1 मतलब 4 हो चुका ऑक्सीजन। अब देखिए इसके चक्कर में ये हाइड्रोजन भी कितना हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, 4 दूना 8। हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 दूना 8। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 ही हैं। यहाँ पे आपने 4 डाल देना है, तो यहाँ पर ये भी हाइड्रोजन कितना होगा, 4 दूना 8। अब देखो हाइड्रोजन का काम 4 दूना 8 और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का काम 4, ये खराब हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। अब ने Fe3 का देखना है। Fe3 कितने हैं, Fe कितने हैं, 3 हैं, और Fe कितने हैं, 1 हैं। तो आप यहाँ पर 3 लगा दीजिए तो Fe भी 3 हो जाएगा। अरे भैया मैंने थोड़ा सा इसको पता नहीं क्यों कैसे ऐसे बोल दिया, बट चलो आई होप आप समझ गए। मैं फिर से थोड़ा शॉर्ट में बोलता हूँ। क्या सिंपल है भैया, सबसे बड़ा फार्मूला में से ज़्यादा एलिमेंट बोल देता हूँ बार बार। ये जो O4 है इसको इधर देखेंगे, एक ही O है, तो 1 को 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई। अब O तो 4 हो गया दोनों तरफ बराबर, लेकिन उसके चक्कर में हाइड्रोजन 8 हो गया, तो हाइड्रोजन को भी हम 8 कर लेंगे। अब हमारा O और H का काम हो चुका है, बचा Fe 3 है। इधर Fe को हम 1 को 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसी को हम ऐसे लिख देंगे अलग से, क्या 3Fe प्लस 4H2O है ना, गिव्स क्या है Fe3O4 प्लस 4H2 है ना। ये जो आपने लिख दिया ये हो गया आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आई होप इट इज़ क्लियर कि नहीं क्लियर बताओ। अब इसी को आप स्टेप वाइज, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 जो मैंने बताया उसी को सेम ऐसे लिखा गया है। आप डिटेल से चाहें तो एक बार इसको आप पढ़ लीजिए, है ना। मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत है, मैंने जो आपको बोल दिया है दैट इज़ इनफ। चलिए हम थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार पढ़ते हैं। ये जो फाइनल है देखिए, फाइनली आपने चेक कर लेना है क्या दोनों तरफ बराबर हुआ। यस 3Fe बराबर हो गया, 4 दूना 8 हाइड्रोजन, 4 दूना 8 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 4 इससे मल्टीप्लाई हो गया, ऑक्सीजन 4 बराबर हो चुका है। आपने चेक कर लेना है लास्ट में। अब क्या कह रहा है, द नंबर्स ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1.9, यही वाला इक्वेशन में क्या है, आर इक्वल बराबर है। दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। द मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड heat and trial method, as we make trials to balance the equation by using the smallest whole number coefficient। भाई हम लोग इसमें स्मॉलेस्ट होल नंबर कोएफिशिएंट का यूज़ करते हैं। इसमें कोई स्पेशल लॉ नहीं है कि भैया ऐसे करो तो हो जाएगा, बल्कि हिट एंड ट्रायल है, अलग अलग नंबर से ट्रायल करने हैं। कई दफ़ा ऐसा भी होगा कि आपको एक बार में ये नंबर आप डालोगे नहीं फिट बैठेगा, गड़बड़ हो जाएगा, दोबारा से नंबर डालना पड़ेगा। तो कोएफिशिएंट को छोटा से यूज़ करना शुरू करेंगे, बड़ा से बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के लिए इधर दिखा देता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। नीचे कुछ क्वेश्चन दिया इन टेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में से हम उठा लेते हैं। पहला हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है भैया, H2 के फॉर्म में होता है। अरे इसको अभी गैस का सिंबल नहीं दिखाते हैं। प्लस हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में होता है ना। तो आप कह सकते हैं कि ये तो है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है, HCl होता है भैया। तो देख लो, अब कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये अभी बैलेंस नहीं है, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 1 ही हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन, उधर 1 ही क्लोरीन। आप सिंपल है, बड़ा फॉर्मूला देखो यही वाला है, बराबर करो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 1 को 2 बनाने के लिए 2 से गुना। अब ये जो 2 हाइड्रोजन बना इसके चक्कर में Cl भी 2 हो गया, लेकिन Cl इधर भी 2 ही है, तो हमारा काम खराब नहीं हुआ, बन गया। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया, इजी था। अब देखिए अगला देखते हैं, बेरियम क्लोराइड है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, BaCl2 है ना। एल्युमिनियम सल्फेट है, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल 3, ये होता है एल्युमिनियम सल्फेट का। उसका क्या है, बेरियम सल्फेट है, BaSO4 है ना, बेरियम सल्फेट, हाँ ठीक है। एल्युमिनियम क्लोराइड है AlCl3, है कि नहीं है। अब आपने क्या कर लेना है, इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले बड़ा फार्मूला देखो ये वाला है ना, बड़ा फार्मूला ये वाला है, हमने वहीं से स्टार्ट करना है। उसमें से भी ज़्यादा आइटम किसका है, ऑक्सीजन का है। क्यों, 4 3 12 ब्रैकेट के बाहर 3 है। कोएफिशिएंट जैसे होता है ना, वो आपने पढ़ा होगा इंडिसेज में, इंडिसेज ही है चैप्टर का नाम, हाँ। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर लॉ लगता है। 4 3 12 ऑक्सीजन हो गया हमारे पास। अब हमारे पास ऑक्सीजन उस साइड देखना है कितना, इधर तो 12 ऑक्सीजन है, इधर हमारे पास 4 ही ऑक्सीजन है। तो 4 को 12 बनाने के लिए कितना से गुना भैया, 3। तो हमने कर दिया यहाँ पर 4 3 12 ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन के चक्कर में गुना हमारा Ba से भी हुआ है, गुना हमारा S से भी हुआ है, तो मिलाते हैं। अब हमारे पास 3 बेरियम हो चुका है। यहाँ पर बेरियम कितना है, यहाँ पर बेरियम 1 ही है, तो इसको कर दो 3 बेरियम हो गया।
अब इसके चक्कर में क्लोरीन 3 दूना 6 हो गया, बेरियम तो 3 हुआ है, क्लोरीन 6 हो गया। अब इधर क्लोरीन देखो, क्लोरीन हमारे पास है 3, तो इसको 2 लगा दो तो इधर 3 क्लोरीन हो गया। इसके चक्कर में अल्युमिनियम 2 हो गया। अब अल्युमिनियम इधर चेक करो, अल्युमिनियम 2 बराबर बी ए का काम हो गया S, 3 बी एस, इधर S3 है ना, तो S भी बराबर हो गया और सब बराबर हो गया। अब देखो बी ए 3 गो है, बी ए 3 गो, Cl2 और इंटू 3 यानी Cl6 हो गया, Cl3 इंटू 2 6 हो गया, Al2 है, Al2 हो गया है ना, S3 है, S3 हो गया, इससे मल्टीप्लाई हो गया, O4 इंटू 3 यानी O12 है, तो O4 इंटू 3 O12 हो गया। इसको हम लोग कहेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आप इसको लिख लो किताब में ही कहीं पर, ताकि आप बाद में इसको यूज़ कर सको प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। मैं अभी इसको इरेज कर रहा हूँ। चलो अब उसके बाद अगला है हमारे पास क्या, सोडियम प्लस वाटर। सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है, Na होता है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है, गिव्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH होता है, और हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2 होता है। अब आप देखोगे इसमें बैलेंस नहीं है या है, देख चेक करते हैं। एक सोडियम, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। ओह हाइड्रोजन, रुको, हाइड्रोजन 2 नहीं है, हाइड्रोजन इधर तो 2 ही है, लेकिन इधर हाइड्रोजन 1 और 2, 3 है हाइड्रोजन। यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 है, तो 3 और 2 का जो मिलेगा वो तो 6 पे ही मिलेगा, तो इधर 3 कर दो, है ना। अब इधर 1 मिनट, 3 कर दो, नहीं 3 नहीं करो इधर, ओहो ओम्फो, क्या हो गया भैया, कहाँ से H2O था, अरे सोडियम प्लस वाटर, हाँ H2O था। हाइड्रोजन इधर 2 ही है, हाइड्रोजन इधर 2 प्लस 1 3 है, तो क्या करें, इधर 2 लगाते हैं अगर हम, तो 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पर 2 लगा देते तो 4 हाइड्रोजन हो गया। अच्छा ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया बराबर, हाइड्रोजन 2 और 2, 4 इधर, 2 दूना 4 इधर बराबर, Na 2 इधर, 2 Na इधर बराबर हो गया सब। अब बैलेंस हो गया ये, 2 Na 2 Na, 2 दूना 4 हाइड्रोजन इस साइड, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2। अब ये बैलेंस हो चुका है। आप चाहे तो इसको ऐसे लिख लीजिए, ओके डन। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन यहाँ पर भी लिखना है, तो ये आएंगे बाद में, हम फिर वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। हमारे पास ये टॉपिक है कि राइटिंग्स, जब हम अभी सीखे केमिकल इक्वेशन के बारे में, तो उसको हम लोग और यूज़फुल कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस की गई है स्टेप 7 में, कि जब हम लोग सिंबल और फिजिकल स्टेट के बारे में देखेंगे, केयरफुली एग्जामिन करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ऊपर के इक्वेशन में हमें इक्वेशन नहीं बताता है कि वहाँ पर कैसा फिजिकल स्टेट है। यानी अभी जब आप इस केमिकल रिएक्शन को देखते हैं, तो क्या इस केमिकल रिएक्शन से पता चलता है कि कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है, नहीं पता चलता है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि नो इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन इन द इक्वेशन अबाउट देयर फिजिकल स्टेट्स। जाहिर सी बात है, टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, ज़्यादा चीज़ें इस इक्वेशन से पता चले, इसके लिए द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्शंस एंड प्रोडक्ट्स आर, है ना, मेंशन अलोंग विद देयर केमिकल फार्मूला। हम लोग क्या करते हैं इसमें ना, फिजिकल स्टेट्स को ऐड कर देते हैं ताकि हम लोगों को और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, ओके। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि द गैसियस या लिक्विड या एक्वस स्टेट के बारे में, द सॉलिड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दी, है ना, नोटेशंस। हम लोग क्या करते हैं कि जो अलग अलग स्टेट्स होते हैं उसको कैसे दिखाते हैं, गैस को G से, लिक्विड को L से, एक्वस को AQ से और सॉलिड को S से। अब एक्वस क्या है, कह रहा है कि द वर्ड एक्वस, है ना, इज रिटन इन द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड एज सोल्यूशन ऑफ वाटर। एक्वस का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो वाटर के साथ मिक्सड हो, कोई भी चीज़ जो वाटर के साथ मिक्सड हो, उसको हम लोग एक्वस कह सकते हैं। लिक्विड जो खुद में ही लिक्विड है, खुद में ही द्रव है, तरल है, वो अलग चीज़ है, बट जो एक्वस है वो वाटर के साथ मिक्सड है। आई होप यू आर गेटिंग। चलिए आगे और देखेंगे। एक्वस का मतलब मिक्सड विथ वाटर, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। अब मतलब कोई सॉलिड सब्सटेंस है, उसका आपने मिक्स कर दिया वाटर के साथ, तो वो एक्वा सोल्यूशन हो गया। एक्वा मतलब ही वाटर होता है। द बैलेंस केमिकल इक्वेशन बिकम ऐसा। अब जो अभी आपने बैलेंस करा था वो ऐसे नंबर्स था, लेकिन ये जो S है, ये जो G है, ये जो S है और जो G है, ये अब उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐड कर दे रहा है। कैसे, देखो, नोट दैट दिस सिंबल G इज यूज्ड विथ H2O। देखिए G H2O में लगा हुआ है, हालांकि H2O जो वाटर होता है जनरली किस फॉर्म में होता है, जनरली वी कंसिडर लिक्विड स्टेट। वाटर को आप जनरली लिक्विड स्टेट में कंसिडर करते हो, बट यहाँ पर वाटर पे क्या लगा हुआ है, G। इससे क्या पता चलता है बच्चों, इंडिकेट दैट दिस रिएक्शन वाटर इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। भाई वाटर वेपर यूज कर रहे हैं इस केमिकल रिएक्शन में, वाटर यूज नहीं किए हुए हैं हम। अगर ये G नहीं लगाते तो हमें ये बात पता ही नहीं चल पाता। हम पानी के साथ मिला रहे होते Fe को, और हमें ये जो प्रोडक्ट है ये हमें मिल ही नहीं रहा होता, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि जब हम
इस तरह की चीज़ें ऐड कर देते हैं तो हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है और ज़्यादा एक्यूरेट बन जाता है हमारा केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर एग्जांपल देके आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है कि जी अगर नहीं लिखते तो हम क्या सोचते हैं कि वाटर लिक्विड है, बट जी लिखने से पता चला कि नहीं, वाटर को वेपर फॉर्म में यूज़ किया गया इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आगे बढ़ें। यस बोलो, अच्छा लग रहा है तो बोलो, कुछ बोलो भैया। क्या बोलेगा? कुछ भी बोल दो, कुछ भी मतलब मेरा भारत महान। Usually physical states are not included in a chemical equation unless it is necessary to specify them। अब यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप फिजिकल स्टेट लिखो। जनरली फिजिकल स्टेट जो लोग समझते हैं जो होता है उसी के बारे में ऐसे बोला जाता है, लेकिन कुछ कंडीशन में सपोज करो यहीं पर जो गैस और लिक्विड स्टेट में जो कन्फ्यूजन हो सकती थी H2O का, उसके लिए इस टाइम पे इस पर्टिकुलर जगह पर के लिखना ज़्यादा अच्छा है और लिखना चाहिए। तो हमेशा लिखना कोई फ़र्ज़ आइन नहीं है, लेकिन आप यूजुअली लिख सकते हो और नहीं भी लिखोगे तो। और हम लोग जब यूज़ करते हैं जनरली केमिकल रिएक्शंस लिखने के लिए तो इस तरीके से सारा इन्फॉर्मेशन क्या दफ़ा नहीं लिखते, इवन हम बैलेंस भी नहीं करते क्या दफ़ा, ठीक है। तो वो कोई जुर्म नहीं है, हमें बस पता होना चाहिए ऐसा ऐसा हो रहा है। इंडिया में तो आपको पता ही है प्रैक्टिकल बेस्ड कितना है, सब तो थ्योरी बेस्ड है, ज़िंदगी में वैसे भी काम आने नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगा उससे ज़िंदगी में और कुछ कर लोगे। एजुकेशन का वैल्यू अपनी जगह है, बट उस तरीके से नहीं जिस तरीके से होना चाहिए, जितना होना चाहिए। जब आप प्रैक्टिकली इन चीज़ों को देखते हैं तब ज़्यादा आप, मैं क्या बोलूँ, वो अपना ही एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। मैं कराऊंगा प्रैक्टिकल, मैं कराऊंगा, थोड़ा मुझे फेमस होने दो। मैं ऐसा सिस्टम लाऊंगा जो भैया ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाए, और मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस भी करने की कोशिश करूँगा। Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. for the reactants are indicated above and or below। कैटलिस्ट होता है किसी केमिकल रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाने या घटाने के लिए डाला जाता है किसी एक्स्ट्रा केमिकल को, वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता हालांकि, ठीक है। आप पढ़ोगे इसके बारे में ऊपर क्लास में और ज़्यादा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम लोग ना कभी कभी ना और जो स्टेट होता है, ठीक है, गैस हो गया, लिक्विड हो गया, वो तो मिल गया, लेकिन जैसे कभी कभी प्रेशर देना पड़ता है किसी केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए। आप यही वाला एग्जांपल देख लो भैया, हमारा कौन सा एग्जांपल है, फोटोसिंथेसिस का। उसके लिए सनलाइट होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए। तो वो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन होने के लिए इस सनलाइट की भी ज़रूरत है, एनर्जी का फॉर्म है, तो वो इन्फॉर्मेशन को हम लोग एरो के ऊपर नीचे दिखा देते हैं कि प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, कैटलिस्ट हो गया, ETC 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 एटसेट्रा। ओके, चलिए यहाँ पर दो एग्जांपल दिया गया, जैसे कि ये जो हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होकर के जो मिथेनॉल बन रहा है, मिथाइल अल्कोहल बन रहा है, ये एक प्रेशर के अंडर में बन रहा है, अदरवाइज नहीं बनेगा। ऐसे एक फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन देख लो कि सनलाइट जब होगी प्रेजेंट, क्लोरोफिल होगा, तभी जाकर के ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वाटर के साथ मिल करके ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन और वाटर फॉर्म करेगा, ठीक है। चलिए, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मतलब ये चीज़ें ऐड की जाती है केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। यूजिंग दिस स्टेप्स कैन यू बैलेंस इक्वेशन 1.2 गिवन टेक्स्ट अर्लियर। 1.2 में क्या था रे? सब बैलेंस कर सकते हैं यार, क्यों नहीं कर सकते। आगे बढ़ो, चलो। यहाँ पर पहला वाला इंटेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन द एयर। इसका आंसर आपको पहले से ही पता है, वी नो दैट देयर इज अ प्रोटेक्टिव लेयर, है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज प्रेजेंट ऑन मैग्नीशियम रिबन, सो वी हैव टू क्लीन टू मेक इट बर्न, एज वी नो दैट द प्रोटेक्टिव लेयर शुड बी रिमूव्ड, ठीक है। अगला देखो, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द, ये तो हम कर लिए थे अभी थोड़ी देर पहले। अब ये देखो, इसका भी हम लोग कुछ कर लेते हैं, क्या लिखा है देखते हैं थोड़ा। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इसका लिखना है, देखते हैं पहला क्या करा। सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का क्या होता है रे, BaCl2, लेकिन सोल्यूशन कह रहा है, इसका मतलब है कि एक्वस सोल्यूशन, तो एक लिख दो इसका स्टेट। एंड सोल्यूशन इन सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का क्या हो जाएगा, Na2SO4, है ना। ये भी कैसा, इन वाटर, तो ये भी हो गया आपका एक्वस, ठीक है। रिएक्ट टू गिव इनसोल्युबल बेरियम सल्फेट, इनसोल्युबल का मतलब, अच्छा रिएक्ट किया, इनसोल्युबल का मतलब हो गया सॉलिड स्टेट। बेरियम सल्फेट जो हमको यहाँ पे मिल रहा है BaSO4, ये किस स्टेट में है, इनसोल्युबल, मतलब सॉलिड स्टेट में है। एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और हमें मिल रहा है इसके साथ साथ सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। थोड़ा स्पेस देते हैं बैलेंस करने के लिए। अरे भैया क्या हो रहा है, ये NaCl, और कह रहा है कि ये कैसा है, ये सोल्यूशन ऑफ सोडियम है, तो सोल्यूशन हो गया तो ये आपको एक्वस हो गया, ये भी सोल्यूशन है तो ये भी क्या हो गया, एक्वस हो गया। अब इसका बैलेंस करेंगे तो पहले हमें बड़ा फार्मूला ढूंढना है, आई थिंक बड़ा यही है, Na2SO4 भी सब बराबर ही है, कोई ले लो एक, Na2SO4 ले लेते हैं।
दो गो Na है, इस साइड देखो Na एक गो है तो 2 लगाओ भैया, 2 Na हो गया। इसके चक्कर में Cl 2 हो गया, Cl हमारे पास 2 ही है। S एक है, S इस साइड एक है, O4 है, O4 है। Ba इधर एक है, इस साइड Ba एक है, मतलब ये आप बैलेंस हो चुका है सिर्फ वहाँ 2 लगाने से। तो हमने बैलेंस कर दिया, लिख दिया, आप भी इसको लिख लो। चलिए आगे है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। देखो इन वाटर फिक्स कर दिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड फार्मूला क्या होता है, यही होता है NaOH, है कि नहीं है। सॉल्यूशन है वाटर में तो एक्वस हो गया। चलिए अब कह रहा है कि रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, HCl। अब ये कह रहा है ये भी सॉल्यूशन इन वाटर, तो इसके लिए भी आप एक्वस लिखेंगे। अब क्या दे रहा है सर, प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या होता है, NaCl, है ना। अब ये कैसा है, सॉल्यूशन इन वाटर, तो NaCl का क्या हो जाएगा आपको, सॉल्यूशन है तो NaCl भी एक्वस हो गया। और वाटर में है तो ऐसे वाटर बन रहा है तो H2O। अब H2O क्या होता है, लिक्विड होता है, इसमें बोलने वाली बात तो है नहीं। H2O क्या होता है, लिक्विड होता है। बैलेंस कर लेते हैं, Na एक गो है, Na एक गो है बराबर, O एक गो है, O एक गो है बराबर, H एक H2, यहाँ पर 2 लगा दो। 2 के चक्कर में Cl 2 हो गया, Cl एक है, यहाँ पर 2 लगा दो। 2 के चक्कर में Na 2 हो गया, यहाँ 2 लगा दो। इसके अब 2 Na 2 Na, 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, आई बैगन। 2 ऑक्सीजन करना पड़ेगा, ऑक्सीजन 2। अब इसके जगह हाइड्रोजन 4 हो गया ना। हाँ तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, 4 हो गया ना। इस साइड भी तो हाइड्रोजन 4 हो गया। तो सब में जब 2 ला के बराबर हुआ तो सब में 1 ला के बराबर क्यों नहीं था, बराबर। भाई देखते हैं 2 Na, भाई पहले ही कुछ गड़बड़ कर लिया क्या, एक बार हम इसको हटा के देखते हैं। तो अब मान लो ये 2 नहीं लगाओ, 1 गो Na 1 गो Na, 1 गो ऑक्सीजन 1 गो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक इधर एक इधर, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन। हाँ पहले से बैलेंस था रे, इधर एक Cl इधर, पहले से बैलेंस था। ये सब 2 मत लगाओ, सो तो कह रहा सब में 2 लगा के हो रहा है तो फिर कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो ये पहले से ही बैलेंस है भैया। चलो हमने ये भी कर लिया, अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास जो इस क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे ज़्यादा, वो शुरू हो गया है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कह रहा है कि आपने क्लास 9th में पढ़ा है केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कि इन अ केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू, है ना, दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। यानी आपने सपोज करो कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लिया था ना, तो मैंने जो पहले बोला था कि ये कभी भी मैग्नीशियम अपने उनसे फिर नाइट्रोजन नहीं बन जाएगा। और कह रहा है कि नॉर डू एटम डिसअपेयर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर्स एल्सवेयर, ऐसा भी नहीं होगा कि भैया ये मैग्नीशियम गायब हो गया किधर ही, पता नहीं किधर चला गया, और ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के अलावा कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो गया, ये दोनों नहीं होगा। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग एंड मेकिंग बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स एंड प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। बेसिकली होता क्या है, जैसे मैं सपोज करूँ जिंक वाला एग्जांपल लेता हूँ एक तो थोड़ा, जैसे ZnSO4 है प्लस आपका Zn है प्लस H2SO4 है। नहीं यार क्या कर रहा हूँ मैं, गिव्स ZnSO4 प्लस H2, है ना। अब आप देखो यहाँ पर जिंक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, सल्फर और ऑक्सीजन है। ये ना अलग अलग पहले हो जाएगा, पहले ये जो एक साथ बैठा हुआ है ये टूटेगा, ये टूट करके रीअरेंजमेंट होगा। किसी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि पहले एलिमेंट्स जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं, आयंस वगैरह बनते हैं और वो फिर रीअरेंज होते हैं। तो वहाँ पर यही चीज़ें लिखी गई कि वो जो बॉन्ड्स होते हैं वो पहले टूटते हैं एटम्स के बीच में और फिर से नया बॉन्डिंग बना करके नए टाइप के एटम्स बनाते हैं, एलिमेंट्स बनाते हैं, एलिमेंट्स नहीं मतलब मॉलिक्यूल बनाते हैं। यू विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स फाउंड बिटवीन द एटम्स इन चैप्टर 3 and 4। आए के कार्बन मेटल एंड मेटल ये सब चैप्टर में आप पढ़ोगे इन चीज़ों के बारे में डिटेल से, ये बॉन्डिंग कैसे कैसे बनती हैं, क्या क्या टाइप्स हैं। तो यहाँ पर ये जो पूरा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है अंडरलाइन कर लीजिएगा, है ना। यहाँ ये वाला नहीं करिएगा, ये वाला नहीं कीजिएगा, इतना दूर नहीं, ये 2 लाइन नहीं कीजिएगा, यहाँ तक आप अंडरलाइन करिए। वे हैव लर्नड, है ना, यहाँ तक भी नहीं कीजिएगा, यहाँ से लेकर के, है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कीजिएगा अंडरलाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको कभी रिवाइज कीजिएगा। अब सबसे पहला टाइप ऑफ रिएक्शन हमारे पास है वो है कम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है हिस्ट्री। कम्बिनेशन का मतलब ये होता है कंबाइन होना, जुड़ना। कम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कंबाइन होना, है ना। तो इसमें क्या होगा, कंबाइन होगा। कह रहा है टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर। जैसे यहाँ पर लिया गया है, ये एक चूना है क्विक लाइम, इसको हम लोग चूना कहते हैं।
ये लिया गया है। उसमें क्या करना है सर, स्लोली ऐड वाटर, इसमें पानी ऐड किया गया है, इसमें बबल्स देख सकते हो आप। टच द बीकर एज शोन इन द फिगर, आप इसको टच करोगे तो आपको क्या ऑब्जर्व होगा, थोड़ा टेम्परेचर राइज होता हुआ दिखाई देगा। इवन के अगर ज़्यादा चूना डालोगे तो आपको उबलता हुआ अभी बॉइलिंग भी दिखाई देगा। डू यू फील एनी चेंज इन द टेम्परेचर? यस, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। तो हम लोगों को यहाँ पर इतना जवाब मिल गया। लेकिन एग्जैक्टली इसका जो रिएक्शन है वो यहाँ लिखा हुआ देखिए कि कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना, जिसको हम लोग क्विकलाइम कहते हैं, इसको आपने वाटर के साथ जब ऐड करा, ये सॉलिड था, ये लिक्विड है वाटर, तो ये बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको सेलेक्ट लाइम कहते हैं, इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। और उसके साथ हीट बना, हीट का कोई फॉर्मूला नहीं होगा, ये तो एक तरह का एनर्जी है। तो अगर आप हीट नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, यहाँ पर इस इन्फॉर्मेशन को दिखाने के लिए हीट को लिखा गया है, अदरवाइज यही दोनों चीज़ें काफ़ी हैं फॉर्मूला के लिए। ठीक है, चलिए एक्टिविटी समझ में आ गया, देख लिया हमने। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वैगरसली, मतलब भाई एकदम भयंकर तरीके से रिएक्ट करता है टू सेलेक्ट लाइम के साथ, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, रिलीज करता है बहुत सारा अमाउंट ऑफ हीट। ये बात समझ गए। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए मेन ध्यान देने वाली चीज़ है कि ये एक मॉलिक्यूल था, ये एक मॉलिक्यूल था, दो अलग अलग मॉलिक्यूल मिलके एक सिंगल मॉलिक्यूल बना है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो दो मॉलिक्यूल, दो एटम है ना, दो एलिमेंट ऐसे मिल करके जब एक सिंगल बनाता है तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों, उसको हम लोग कह सकते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। सो व्हाट इज कम्बिनेशन रिएक्शन? तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि व्हेन, नीचे देखेंगे कहीं पर लिखा रहेगा, लिखा यहाँ पे, सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर रिएक्शंस नोन एज कम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो चीज़ें, दो से ज़्यादा चीज़ें मिल करके है ना, कंबाइन हो करके कोई रिएक्शन से एक सिंगल रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनता है तो उसको हम लोग कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, नाम से भी आप देख पा रहे हो और आप किसी रिएक्शन को देख करके इजीली पहचान जाओगे कि जब एक से ज़्यादा, अब यहाँ पर दो है, दो की जगह पे तीन भी होता और वो फॉर्म करता है एक सिंगल, तो आप कह सकते थे कि यहाँ पर कम्बिनेशन रिएक्शन हुआ है। आई होप इट इज़ डन। कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर दो अलग अलग मॉलिक्यूल ने क्या करा, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करा, दिस इज कम्बिनेशन रिएक्शन। हीट की जहाँ तक बात है इसके बारे में बात आएगी, इसको भी ध्यान रखिएगा कि हीट इवॉल्व हो रहा है और उसको यहाँ पर शोन किया गया है। आप भी ऊपर भी आप देखे थे एक बार जिंक वाले केस में हीट इवॉल्व हुआ था, इसके बारे में एक बात आएगी। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर लिखा है कि सॉल्यूशन ऑफ सेलेक्ट लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन 1.13, अभी जो हमने देखा, यूज्ड फॉर वाइट वाशिंग। वाइट वाशिंग कहते हैं दीवार पे पेंट करने के लिए जो हम लोग चूना इस्तेमाल करते हैं, वाल्स। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म्स विद इन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये सेलेक्ट लाइम है यानी बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना कब होगा? जब आपने चूना को पानी में मिला लिया, चूना को पानी में मिला लिया तो बुझा हुआ चूना सेलेक्ट लाइम बन गया। उसका फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है ना, ये आपने पानी में मिला के बनाया है किसको? चूना को। अब कह रहा है कि ये जब आप पेंट कर देते हो तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और वो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। देखो इसने रिएक्शन करा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और क्या बनाया? कैल्शियम कार्बोनेट बनाया और H2O। तो ये H2O तो इवापोरेट होकर के उड़ जाएगा। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, ये आपके दीवार पे आपने चूना किया था, चूना आपने दीवार पे किया था, पर वो चूना चूना रहा ही नहीं, क्या बन चुका है? कैल्शियम कार्बोनेट बन चुका है। और इसको बनने के लिए टाइम लगता है। कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2-3 days ऑफ वाइट वाशिंग गिव्स शाइनी फिनिश टू वॉल्स। इसीलिए आप देखेंगे कि जब चूना करते हो पेंट में, सॉरी दीवार पे, तो पहला दिन हो सकता है आपको शाइनी ना दिखे, दूसरा दिन आपको शाइनी ना दिखे, तीसरा दिन आपको ज़्यादा वो दिखता है कि वाइट हो चुका है। इसके पीछे का रीज़न यही है कि वो जो आपने पेंट करा था वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, लेकिन वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा शाइनी होता है, ज़्यादा वाइट दिखता है। तो इसीलिए 2-3 दिन के बाद जब ये फॉर्म होता है तो हम लोग को वाइट ज़्यादा दिखता है वाल। और क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात देखो, इंटरेस्टिंग थिंग टू बी नोटेड दैट केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल इज ऑल्सो कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट आपने चूना लगा करके बना दिया ना अपने दीवार पे, भाई यही कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल का भी फॉर्मूला है, मार्बल का भी फॉर्मूला है। ठीक है, तो आपने क्या करना है? याद कर लेना है कि मार्बल का फॉर्मूला भी वही होता है जो कैल्शियम चूना कार्बन डाइऑक्साइड साथ मिल करके बनता है। चलिए ये एक्स्ट्रा था। आपसे कह रहा लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन। पहला कह रहा बर्निंग ऑफ कोल, जब कोयला जलता है, एक तो हमने देख लिया ऊपर कम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पर जब कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और इसमें भी क्या निकलता है? हीट निकलता है। नहीं हीट निकलता है, हाँ हीट निकलता है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2, जब आप पानी बनाने के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाते हैं और हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी पानी बनता है तो भी क्या होता है सर? कम्बिनेशन ही होता है। देखो यहाँ पर दो अलग अलग एलिमेंट मिलकर के एक सिंगल मॉलिक्यूल बन गया, यहाँ पर भी दो अलग अलग मॉलिक्यूल एलिमेंट मिल करके यहाँ पर सिंगल एक मॉलिक्यूल बन गया। तो बेसिकली यहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिल रहा है? कंबाइन हो रहा है। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट, यहाँ पर आप इसको डेफिनेशन में याद करो ज़्यादा अच्छा है। व्हेन, ये वाला डेफिनेशन ज़्यादा अच्छा है, व्हेन टू और मोर सबस्टांसेस, एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, जैसे ऊपर कंपाउंड का एग्जाम्पल था, ये सब एलिमेंट का एग्जाम है, कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, द रिएक्शन आर कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शन। अब मॉलिक्यूल
और एलिमेंट ये सब समझना। तो मैंने कहा ना एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, इसको शुरू करने से पहले उसको देखना था, वो देख लो, लिंक है डिस्क्रिप्शन नीचे देखो। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, वैसे होना भी चाहिए। तो कह रहा है कि जब भी दो या दो से ज़्यादा, चाहे वो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना, तो हम लोग उसको कहते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इन एक्टिविटी 1.4 वी ऑब्जर्व दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड। ऊपर जब आपने चूना पानी मिलाया था तो बहुत ज़्यादा हीट निकला था। दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म। तो इस रिएक्शन का जो मिक्सचर है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। इसको अंडरलाइन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैं कुछ बोला? यस। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो और इंडो दो तरह का रिएक्शन और होता है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट निकलता हो, एक्सो रिलीज होता हो, इंडो जिसमें गेन होता हो, हीट लिया जाता हो, तब जाकर रिएक्शन होता हो। अदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जो आप मीथेन गैस है जो कि बायोगैस में पाया जाता है, कुछ चीज़ सड़ता है तो निकलता है। यह गैस भी ऑक्सीजन के साथ जब मिलता है, जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनता है, और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हीट निकलता है। मैंने कहा ना कि बायोगैस के फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो यूज़फुल होता है। इंपॉर्टेंट क्या, तो यहाँ पर भी ये क्या है सर, एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पर भी हीट इवॉल्व होगा, आप लिख सकते हो प्लस हीट। ठीक है, कह रहा है कि डू यू नो दैट रिस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यस, डाइजेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, रिस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। भैया ये सब में हीट या एनर्जी रिलीज होती है। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। जाहिर सी बात है हम लोग को एनर्जी चाहिए। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम, है ना, फूड। यस, ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल राइस जो होता है, पोटैटो जो होता है, उसमें क्या पाया जाता है, उसमें पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, है ना। ये कार्बोहाइड्रेट एक तरह के न्यूट्रिएंट्स है। These carbohydrates are broken down into form glucose। अब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज होता है, वैसे आप आगे क्लास में पढ़ोगे इसके बारे में, सॉरी आगे चैप्टर में, पीछे भी पढ़ चुके हैं 7th क्लास में। दिस ग्लूकोज कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। अब इसके बारे में पढ़ोगे कि कैसे एनर्जी देता है ना। तो ये जो एनर्जी फॉर्म कर रहा है, सिर्फ हीट नहीं, जब भी एनर्जी निकलेगा वो क्या हो जाएगा सर, आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, जिसमें थर्मिक ही वर्ड यूज़ किया है, जो कि कहीं ना कहीं हीट के लिए है, बट इट इज़ ऑल्सो इक्विवेलेंट फॉर द एनर्जी वर्ड। ओके, द स्पेशल नेम ऑफ द रिएक्शन इज रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस दिया है, जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि रिस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है सर, हीट निकलता है, जिसका ये केमिकल इक्वेशन है। ग्लूकोज जो हमारे खाने से आया है, ऑक्सीजन जो हमने सांस लिया है, ये दोनों मिला, जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, H2O बना और एनर्जी रिलीज हुआ, तो दिस इज क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज एनर्जी इज रिलीज्ड। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ये भी लेकिन हालांकि एनर्जी वाला जो केस है वो आप आगे भी पढ़ोगे तो बहुत भारी चीज़ नहीं है, हालांकि हम इसको टाइप बना के नहीं पढ़ रहे, बट यस इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैंने कहा मीथेन वाला जो केस है, मीथेन बनता भी है कोई चीज़ सड़ने से, और कोई चीज़ सड़ रहा होगा तो आपने किस क्लास में, क्लास 7th के लास्ट चैप्टर में आई थिंक ये है अभी के नए सिलेबस में, कि आप कोई चीज़ गड्ढे में डालो और उसको सड़ने दो, 2-3 दिन के बाद गड्ढा थोड़ा खोद करके देखो, है ना, कि कैसे वो चीज़ हीट निकल रहा है उसमें से, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वहाँ से भी हीट इवॉल्व होता है और एनर्जी निकलती है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1। एक 1.1 एक्टिविटी, हाँ वो मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला Mg+O2, क्या ये कंबाइन होकर के MgO बना? इसका आंसर है यस, यहाँ पर भी कंबाइन हुआ, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। पहला वाला जो था हमारे पास, हीट इज गिविंग आउट अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट, और यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन का आपने जलाया था तो वहाँ से चकाचौंध जो रोशनी निकल रही थी, वो H2 बोल रहे हैं, वहाँ पर भी चकाचौंध रोशनी निकल रही थी, उसमें क्या निकलता है सर, बहुत ज़्यादा हीट निकलता है, तो वो भी एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वो भी एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ लिया यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आया हमारे पास द सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है सर बच्चों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें एक एक्टिविटी दिया, देखते हैं। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला नीचे दिया हुआ है, आपने ये लेना है। उसके बाद आपको क्रिस्टल एंड ड्राई, क्रिस्टल का मतलब होता है कि किसी सॉलिड फॉर्म में, इसीलिए इनके पास H2O भी होता है, आगे दिखा रहेगा। जब भी कोई चीज़ ऐसे फॉर्मूला देखिएगा ना, Fe4 × 7H2O होता है, 7H2O इसको क्रिस्टल फॉर्म में रखने के लिए हेल्प करता है। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का कलर जो होता है वो होता है आपको ग्रीन होता है, आप लिख लेना अपने बुक में, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है क्या, हीट द बॉइलिंग ट्यूब ऑफ द फ्लेम, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल। आपने क्या करना है, यहाँ पे फेरस सल्फेट जैसे कि यहाँ पर लिया गया और इसको हीट किया जा रहा है, और इससे जो भी निकल रहा है, ठीक है, सल्फर वल्फर निकल रहा होगा आई थिंक,
तो ये जो आप इसका कलर आप थोड़ा नोटिस करना है, कलर क्या होगा। बेसिकली इसका कलर जो है आप कैसा कह सकते हो, थोड़ा ब्राउनिश कलर हो जाएगा, रेडिश हो जाएगा जब ये चेंज होगा। तो फेरिक ऑक्साइड का कलर कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कह लो ना, मैं क्या एग्जैक्ट आप यहाँ पर लिखा होगा तो देख लेंगे, रेडिश ब्राउन, ठीक है। इसके लिए मैं लिखा है, इसके लिए, ठीक है। कह रहा है क्या, हैव यू नोटिस द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट। यहाँ पर ये बात कलर कह दिया गया कि फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, क्रिस्टल। अच्छा क्रिस्टल चेंज्ड, ये चेंज हो गया, बदल गया। यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर। इसमें जो सल्फर था, ये जो फेरस सल्फेट में सल्फर था, ये सल्फर के बर्निंग से क्या निकलता है, एक तरह का अजीब सा स्मेल निकलता है। ये स्मेल कैसा होता है पता है, ये स्मेल होता है सड़ा हुआ अंडा जैसा, है ना, सड़ा हुआ अंडा जैसा सल्फर का स्मेल होता है जलने पर। कह रहा है क्या, वही रिएक्शन के यहाँ पर दिखाया गया है कि फेरस सल्फेट हीट किया गया, इन्फॉर्मेशन ऊपर है, हीट को ऐसे भी दिखाते हैं डेल्टा से। Fe2O3 बना जिसको फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। फॉर्मूला सब याद कर लीजिएगा, एनसीईआरटी का हर एक एग्जाम्पल भी आए। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन। एक सिंगल रिएक्टेंट था जो टूटा, 3 रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन गया। टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज का मतलब ही होता है टूटना, सड़ना, डिकम्पोज होना, टूटना। फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल था, FeSO4 × 7H2, यहाँ पर 7H2 इसलिए दिया है क्योंकि ये क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है। लूज वाटर, इसमें से ये वाला वाटर निकल जाता है, हीटेड, एंड कलर ऑफ इसका क्रिस्टल जो होता है वो भी चेंज हो जाता है। देन डिकम्पोज इनटू फेरिक ऑक्साइड, और ये जो फेरस सल्फेट था वो फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। एंड सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड भी बनता है। एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनता है। तो यहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट से 3 प्रोडक्ट बना। फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड वाइल SO2 एंड SO3 इज गैस। ये सॉलिड है और ये दोनों गैस है। तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हो कि डिकम्पोज हुआ है एक मटेरियल, एक सबस्टेंस, और 3 अलग अलग नए क्या बन गए हैं सर, सबस्टेंस बन गए। दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, नाम से भी क्लियर है। इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट द सिंगल रिएक्टेंट, अच्छा इसको थोड़ा नीचे करें क्या, ऑब्जर्व दैट, यहाँ तक छोड़ दो। अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स, दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आप इसको अंडरलाइन कर लेना। फेरस सल्फेट क्रिस्टल, अच्छा ये तो हो गया भाई। आगे, डिकम्पोजिशन ऑफ अ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज। ये जो ऊपर हमने पढ़ा था एक कैल्शियम कार्बोनेट का, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का गर्म करके इसको डिकम्पोज करना है ना, तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, आई थिंक, है ना। कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम, जाहिर सी बात इसको हम लोग चूना कहते हैं। व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अच्छा यहाँ पर नीचे दिया हुआ है ये वाला, ये वाला रिएक्शन यहाँ नीचे दिया हुआ है ये वाला, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया था। तो कह रहा है ये जो रिएक्शन है ये भी डिकम्पोजिशन है, क्योंकि एक सिंगल आप देख सकते हो सबस्टेंस टूट करके 2 अलग अलग सबस्टेंस बन रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये भी एक तरह का क्या है सर, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड में जो है टूट रहा है, जिसको हम लोग चूना कहते हैं। और कह रहा है कि इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम, इट हैज़ मेनी यूजेस, जिसमें से एक है, वन ऑफ दिस इज मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। तो आगे आपसे पूछा जा सकता है कि सीमेंट मैन्युफैक्चर में कौन से केमिकल यूज़ किया जा सकता है, सो वी कैन से कैल्शियम ऑक्साइड। और कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट से, लाइमस्टोन से। When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्या कि जब कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या किया जाता है, हीट से डिकम्पोज किया जाता है। देखो हीट दिया, ऊपर वाले में भी हीट दिया गया था, तब जाकर के टूटा था, अलग अलग प्रोडक्ट बने थे। चूंकि हीट से एनर्जी दे करके तोड़ा गया है, हीट एनर्जी, वह थर्मल डिकम्पोजिशन, बिकॉज थर्मल स्टैंड फॉर हीट स्पेशली, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन तो हुआ, साथ में थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, डिकम्पोजिशन तो हुआ, टूटा इसलिए, और हीट दिया इसलिए थर्मल डिकम्पोजिशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक एक्टिविटी दिया, इसको देख लेते हैं। टेक 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब, इन अ बॉइलिंग ट्यूब। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला अभी नहीं दिया ना, चलो भाई, PbNO3 का होल 2, शायद नीचे दिया हो। आपने इसको ट्यूब में ले लेना है, उसके बाद इसको क्या करना है, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विथ अ पेयर ऑफ टंग्स एंड हीट ओवर अ फ्लेम एज शॉन, व्हाट डू ऑब्जर्व। अच्छा, इसको सिर्फ हीट करना है, लेड नाइट्रेट को हमने हीट कर देना है। इसमें से आपको बन जाएगा लेड ऑक्साइड, NO2, नाइट्रोजन गैस बनेगा इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर जो दिखाया गया है।
व्हाट डू यू ऑब्जर्व, नोट डाउन द चेंजेस, ठीक है। कह रहा है कि यू विल ऑब्जर्व दैट द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, दीज फ्यूम्स आर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑफ कोर्स इसमें जो है आप देखेंगे एक तरह का ब्राउन कलर का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगा, ब्राउन कलर का गैस निकलेगा। द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस, अच्छा रिएक्शन नीचे दिया हुआ है, वो रिएक्शन देख लेते हैं। देखिए ये रिएक्शन होगा बच्चों, क्या कि जब आपने लेड नाइट्रेट को है ना, जब आपने हीट करा तो वो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस रिलीज करा, जिसमें से इसका कलर क्या है सर, इसका कलर है ब्राउन, है ना, इसका कलर ब्राउन है। मैंने शायद ये वाला भी किया हुआ है प्रैक्टिकल ऑफलाइन क्लास में। लेट अस परफॉर्म सम मोर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज गिवन। तो यहाँ पर हीट से फिर से हुआ है डिकम्पोजिशन, एक सिंगल प्रोडक्ट 3 में, एक सिंगल रिएक्टेंट 3 प्रोडक्ट बना दिया है। तो यहाँ पर भी जो डिकम्पोजिशन हुआ हीट से, तो एक तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ही, साथ में ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। चलिए एक और एक्टिविटी है, इसको देख लेते हैं। इस एक्टिविटी को हम क्या पढ़ेंगे इसको मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल ने आपने ये प्लास्टिक का मग्गा जग्गा ले लेना है, लिखा हुआ है प्लास्टिक मग, नीचे छेद करके कार्बन के आपके क्या करने हैं, ये ग्राफाइट रॉड लगा देने हैं। ग्राफाइट कार्बन का बना होता है, बैटरी के बीच में रॉड नहीं होता जो बैटरी में, बैटरी तोड़िएगा तो अंदर मिलेगा, तो वही वाला रॉड है ग्राफाइट रॉड। आपको बैटरी की दुकान में खरीद के भी मिल सकता है इस तरह का रॉड। इसमें दो तरह का 2 वायर जोड़ दिया है, एक कैथोड है यानी नेगेटिव और एक एनोड है यानी पॉजिटिव साइड, है ना, बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ दिया 6 वोल्ट की बैटरी से। एक स्विच लगाया है, कोई बल्ब नहीं है। ऊपर से यहाँ पर 2 टेस्ट ट्यूब लगा दिए गए हैं, एक टेस्ट ट्यूब इसको, एक टेस्ट ट्यूब इसको घेर के रखा है, 2 अलग अलग टेस्ट ट्यूब, है ना, और वाटर डाल दिया गया है। क्लियर है। चलिए अब जब इसमें आप स्विच ऑन करोगे तो क्या देखने को मिलेगा कि दोनों कार्बन रॉड से बबल्स निकलेंगे, कुछ गैस, इसका मतलब है कि इवॉल्व हो रहा है। गुड। अच्छा ये बबल्स का अमाउंट भी देखिए, वाटर यहाँ पर कुछ कम है और यहाँ पर कुछ ज़्यादा है। ऑफकोर्स बेसिकली यहाँ पर रिएक्शन क्या हो रहा है, तो आपने डाला इसमें क्या, H2O डाला है। क्या डाला आपने, H2O, वाटर डाला है सिर्फ, कोई और केमिकल तो डाले नहीं है। अब H2O से चूँकि थोड़ा डाल दीजिएगा एसिड वेसिड, शायद अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। H2O जब आप डालेंगे, एसिड वेसिड डालेंगे, जैसे मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, इसलिए भैया ज़्यादा दिमाग लगा दिए क्या, छोड़ो। तो H2O जब इसमें आप डालेंगे, वैसे ज़्यादा प्योर होगा तो क्या खाकी लाइट अच्छे से, प्योर ही डालना है यार, प्योर मतलब वो वाला नहीं, स्टीम वाला नहीं, नॉर्मल पानी जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ट्यूबवेल वाला, वो डालना। H2O जो है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन गैस में क्या हो जाएगा सर, टूट जाएगा, डिकम्पोज होगा। दिस इज ऑल्सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन ये कब हो रहा है, जब आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो तब। कब हो रहा है, जब आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो तब, ये रिएक्शन तब हो रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि ये इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन है। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन है। H2O डिकम्पोज हुआ, लेकिन जब आपने इलेक्ट्रिसिटी दी, अब आप याद रखना, आयंस हाइड्रोजन के होते हैं H+, ऑक्सीजन के होते हैं O2-। आयंस होते क्लास 9th में पढ़े थे, रिवीजन क्लास में मैंने करवाया भी है। अब पॉजिटिव जो आयन होगा वो नेगेटिव रॉड की तरफ जाएगा और नेगेटिव आयन पॉजिटिव रॉड की तरफ। मैंने कहा कि कैथोड नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि इसके शायद पॉजिटिव वाला आयन जाएगा यानी H जाएगा, तो कैथोड में H जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। ये देखो ज़्यादा खाली है। ऐसे ही देखो ऑक्सीजन नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा, पॉजिटिव एनोड में जाएगा। अब देखो ये स्पेस देखोगे अगर आप ध्यान से, तो ये स्पेस ज़्यादा है और ये स्पेस कम है। इसके पीछे का रिएक्शन क्या है, रीज़न क्या है, इसके पीछे का रीज़न है H2O। H2O में हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, यानी नंबर ऑफ एटम जो है, नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन का दुगुना है ऑक्सीजन कंपेयर में। यानी अगर टोटल आपको 90, आपने मान लो जो पानी लिया था उसमें 90 अगर एटम थे टोटल, 90 में से 60 आपको हाइड्रोजन थे और आपको 30 ही ऑक्सीजन थे। तो ऑक्सीजन कहीं ना कहीं हाइड्रोजन का आधा ही है, इसीलिए जो हाइड्रोजन फॉर्म हो रहा है वो ज़्यादा डबल जगह ले रहा है और जो ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा है वो आधा जगह ले रहा है, क्योंकि जो आपके पास है रिएक्टेंट उसमें ही ये जो रेशियो है 2:1 का है। ठीक है, समझ गए बात को। इसीलिए आपको ऐसे कम बेशी दिख रहा है, हाइड्रोजन कम ज़्यादा और ऑक्सीजन कम, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन होता है वो वाटर में ज़्यादा होता है, डबल होता है, किससे, ऑक्सीजन से। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। यही कंसेप्ट था जो इसमें आपको समझाने की कोशिश की जा रही थी कि ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, जहाँ पर क्या दी जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है। एक और एक्टिविटी इसको हम लोग देख लेते हैं, सिंपल है। आपको क्या करना है, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेना है, यहाँ पर लिया गया सिल्वर क्लोराइड, चाइना डिश में लिया गया है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सनलाइट में रख देना है, एक बर्तन में रख करके सनलाइट में रखा है, चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड AgCl लिखा है, सनलाइट में रखा गया है। अब थोड़ी देर के बाद आपने इसको गौर करना है, पहले जो इसका कलर होगा उसका कैसा होगा, व्हाइट होगा, जाहिर सी बात है, सिल्वर व्हाइट जो होता है व्हाइट होगा। जब आप इसको देखोगे तो ये क्लोरीन की वजह से मलिन कलर हो जाएगा, है ना, ग्रे कलर हो जाएगा। किस कलर का हो जाएगा, ग्रे कलर का हो जाएगा, भूरा कलर का हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आप देखोगे कि जो व्हाइट AgCl था वो सनलाइट में जाते ही ग्रे हो गया, थोड़ी देर में, थोड़ा टाइम लगेगा, है ना।
तो ये कैसे हुआ? बिकॉज यहाँ पर अब ये जो सिल्वर क्लोराइड आपका था वो सिल्वर क्लोराइड रहा ही नहीं, बल्कि सिल्वर में और क्लोरीन में टूट गया है। ओके, कह रहा ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। किससे टूटा है? तो लाइट से टूटा है। यहाँ पर देखो आप, सनलाइट से टूटा है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो डिकम्पोजिशन हुआ। ये चीज़ आप इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा लिख लिया करो किताब में, अच्छा रहेगा। सिल्वर क्लोराइड एक सिंगल था जो डिकम्पोज होकर के दो अलग अलग सिल्वर और क्लोरीन जैसे एटम्स बन गए हैं। तो यहाँ पर भी डिकम्पोजिशन हुआ, और ये किसके प्रेजेंस में हुआ है? सनलाइट के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि, है ना, लाइट के लिए कौन? ऑप्टिक नहीं, ये कौन सा डिकम्पोजिशन होगा भाई? मैं वर्ड भूल गया भाई, अचानक से एकदम से लगता है माइनस हो गया वर्ड। कमेंट करो यार, देखते आगे आ जाएगा तो याद आ जाएगा तो बता दूंगा, कोई बात नहीं। मतलब ये एक तरह का डिकम्पोजिशन है, लेकिन ये डिकम्पोजिशन किससे हो रहा है? लाइट से हो रहा है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन था, वैसे यहाँ पर भी क्या होगा? जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन था यहाँ पर। चलो देखते हैं। अगला है कि सिल्वर ब्रोमाइड भी ऐसे ही बिहेव करता है। अगर आप सिल्वर ब्रोमाइड को भी रख दीजिएगा किसमें? लाइट में, सनलाइट में, तो वो भी क्या हो जाएगा सर? सिल्वर और ब्रोमीन में डिकम्पोज हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और ये भी लाइट के हिसाब से हो रहा है। ये वाला रिएक्शन जो होता है बेसिकली ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज़ होता था, जो पहले ज़माने में यूज़ होता था रील वगैरह में। ठीक है, तो ये भी आप एक यूज़ इसका अंडरलाइन कर सकते हो, है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की वजह से। कह रहा है कि व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज काजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन? सनलाइट एनर्जी। व्हेन वी हैव सीन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। तो जब भी यहाँ पर हमने देखा जब डिकम्पोजिशन हो रहा था तो या तो उसको एनर्जी देनी पड़ रही थी तोड़ने के लिए, हमने कभी हीट दिया, कभी लाइट दिया, कभी इलेक्ट्रिसिटी दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एनर्जी देना पड़ रहा है, तो यहाँ पर एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है वो रिएक्शन। सो दिस इज नॉन एज इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पर आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जब किसी रिएक्शन में एनर्जी इन्वॉल्व होता है, एनर्जी एक्स्ट्रा क्या बोल सकते हैं हम उसको, एब्जॉर्ब होता है, तब जाकर के हम कह सकते हैं उस रिएक्शन को इंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे एक्सोथर्मिक था जब रिलीज हो रहा था एनर्जी, इंडोथर्मिक है जब एब्जॉर्ब हो रहा है एनर्जी। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। फोटो डिकम्पोजिशन नहीं, फोटो वर्ड यूज़ होगा क्या? इलेक्ट्रिसिटी के, लाइट के लिए। ऑप्टिकल डिकम्पोजिशन नहीं, ऑप्टिकल नहीं होगा भाई, कौन सा होगा भाई? पता नहीं दिमाग में क्यों नहीं घूम रहा। टेक 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, BaO2+, Ba2+OH- BaOH का होल 2, है ना, बेरियम हाइड्रोक्साइड ये होगा ना, Ba2+OH-। हाँ ठीक है। इन टेस्ट ट्यूब एंड एड 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम NH4 क्लोरीन का MH4Cl, Cl-NH4, हाँ ठीक है। एंड मिक्स विद द हेल्प ऑफ गिलास रॉड, इसको मिक्स करने के बाद आपने अपने हाथ में ऐसे पाल्म में रखना है। व्हाट डू यू फील? अच्छा वैसे रिएक्शन क्या होगा? BaCl2 हो जाएगा आई थिंक, प्लस NaOH हो जाएगा आई थिंक, यही रिएक्शन आई थिंक होगा, है ना। तो कहने का मतलब आप क्या फील करोगे? थोड़ा ठंडा फील करोगे। आई थिंक ये हीट ना लेता है मेरे ख्याल से आपके बॉडी से, तो इस ठंडा फील होगा। इसका मतलब है कि इंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ। ऑफ कोर्स क्वेश्चन दिया, देखते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। भाई दीवार में पेंट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, चूना यूज़ करते हैं। नेम द सब्सटेंस एक्स, ये एक्स क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड है नाम। राइट द फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्साइड CaO, तो लिख देंगे द सब्सटेंस इज एक्स, है ना, एंड फॉर्मूला इज कैल्शियम ऑक्साइड। अगला, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड, है ना, जो ऊपर आपने सब्सटेंस है उसका रिएक्शन लिखो किसके साथ? विथ वाटर, तो प्लस H2O, और हम जानते हैं क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। CaOH का होल 2 होता है, कैल्शियम Ca2+OH-, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, है ना, और साथ में क्या बनाएगा? और साथ में कुछ बनाएगा क्या? नहीं, कुछ नहीं बनाएगा आई थिंक, नहीं वाटर बनाएगा, ठीक है। वाटर लिया, वाटर दिया, हाँ तो हम क्या करें अब, है तो है, नहीं हट, वाटर नहीं बनाएगा। अभी किए थे, अभी प्रैक्टिस, 1 साल से नहीं पढ़ा है वो, पूरा 1 साल से क्लास 10 बिल्कुल नहीं छुआ। 1 साल से ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल से, 1.5 साल होगा, और अचानक से शुरू कर दिया मैं। वैसे मैं अच्छा कर लूँगा, थोड़ा
बस इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख जरा होता है क्या। वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द, अच्छा रिएक्शन लिख दिया हमने, टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट ऑफ द कलेक्टेड इन द, अभी जो हमने बोला था ना भैया ऑक्सीजन वाला, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला, तो हम कहेंगे बिकॉज वी नो दैट इन द रिएक्टेंट दैट इज H2O एंड H2O हैज two elements hydrogen and oxygen having in the ratio of 2:1, so we can see there is hydrogen is double than the oxygen, so the amount of hydrogen will be double than the oxygen in the form of gas in test tube. चलो यही चीज़ जो मैंने बोला इसको आप लिख लेना। अब आगे बढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देयर इज अनदर काइंड ऑफ रिएक्शन दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरा हमारे पास आ चुका है बच्चों, इसके लिए पहले एक्टिविटी है, आपने 3 को आयरन नेल लेना है, उसको रब करके अच्छे से क्लीन कर लेना, चमकदार सा आयरन नेल लेना, जैसे यहाँ पर दिखाया गया 3 को, 3 में से 1 को रख देना है बाहर और 2 को डुबा देना है ऐसे भैया, जैसे आप देख सकते हो। उसके लिए कह रहा है टेक 2 टेस्ट ट्यूब, अच्छा 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें ए बी मार्क कर देना, चलो मान लीजिए इसमें हमने ए कर दिया, एक और टेस्ट ट्यूब ले लिया हमने, इसमें आपने बी कर देना है। ये दोनों में क्या लेना है, अबाउट 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट, जैसे कि इसमें कॉपर सल्फेट लिया गया है, आप इसमें भी कॉपर सल्फेट मान लीजिए भर दिया हमने कॉपर सल्फेट। वैसे कॉपर सल्फेट किस कलर का होगा बच्चों, ब्लू कलर का होगा, चले हमने भर दिया। अब कह रहा है कि लेट है ना 3 इमर्स देम द केयरफुली कॉपर, इसमें आपने क्या करना है 20 मिनट तक ये डुबा के रखना है। 20 मिनट के बाद आपने क्या करना है, आयरन नेल को निकाल लेना है। आयरन नेल को निकालने के बाद आपने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को देखना है कि इसका कलर क्या रह गया। अब उसके अलावा आपने कंपेयर करना है जो आयरन का कलर था, मतलब ये बाहर रखे हुए थे, इसको देखना है, और ये जो अभी आप निकाले इसको देखना है कि दोनों में क्या डिफरेंस देखने को मिला आपको। ठीक है, आपको कंपेयर करना है। इसका फोटो नीचे दिया हुआ है, देखो ये देखिए ऐसा होगा। आयरन नेल जो आपने डुबाया था, जो आयरन नेल खुल जा सिम, जो आयरन नेल आपने डुबाया था वो आयरन नेल आपका ऐसा कॉपर के कलर का हो चुका है, और जो आयरन नेल आपने बाहर रखा था वो ऐसा चमकदार चमचमाता हुआ बाहर है ही। जो आपने बाहर टेस्ट ट्यूब रखा था बी टेस्ट ट्यूब, वो टेस्ट ट्यूब में जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट था वो है ही, जबकि जिस टेस्ट ट्यूब में आपने नील डाल दिया था उसका अब रंग बिल्कुल ग्रे जैसा हो चुका है, और वो रंग हो चुका है। इसके पीछे क्या रीज़न है, तो यहाँ पर रिएक्शन को दिखाया गया है ना, देखते हैं यहाँ पर रिएक्शन देखिए। वो जो आपने आयरन लिया था वो था व्हाइट कलर का, सपोज करिए वो किस कलर का था, व्हाइट कलर का था। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, आपने इसको क्या कर लेना है, लिख लेना है। फेरस सल्फेट आपका जो होता है ये फेरस सल्फेट, अरे कॉपर सल्फेट एक बस, यस फेरस सल्फेट, ये थोड़ा ग्रे कलर का होता है, या कह सकते हैं वाइट टाइप का आप कह सकते हो, है ना, फेड हो सा ब्राउनिश, है ना। और ये जो आपका सीयू है ये ब्राउन कलर का होता है, ये किसका होता है, ब्राउन कलर का होता है मान लो। अब होता क्या है बेसिकली, या इसको आप कह सकते हो फेडेड कलर कह सकते हो, फेडेड वाइट कह सकते हो, फेरस सल्फेट को फेडेड ग्रे कह सकते हो। तो होता क्या बेसिकली यहाँ पर होता है कि ये नेल जो आपने डुबाया था ना उसके ऊपर कॉपर आके बैठ गया है। वो नेल वाइट कलर का इसलिए नहीं है क्योंकि उसके ऊपर कॉपर बैठ गया, कॉपर ब्राउन कलर का होता है तो उसके ऊपर ब्राउन बैठ गया है। और ये जो टेस्ट ट्यूब है आपका, ये वाला टेस्ट ट्यूब जिसमें आपने डुबाया था नेल को, ये ब्लू कलर का इसलिए नहीं रहा क्योंकि अब इसमें फेरस सल्फेट रहा ही नहीं, कॉपर सल्फेट रहा ही नहीं, कॉपर तो उसमें से निकल गया, उसकी जगह पे आयरन जा चुका है, तब वो फेरस सल्फेट बन चुका है। कॉपर सल्फेट का रंग ब्लू होता है, फेरस सल्फेट का रंग तो ऐसा होता है। तो इसीलिए चूंकि वो कॉपर सल्फेट नाउ इट इज टर्न इनटू फेरस सल्फेट, दैट्स व्हाई द कलर ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स लिक्विड इज चेंज्ड। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप थोड़ा रिएक्शन को देखो, उसी रिएक्शन में हुआ क्या है। एफी ने क्या करा है, कॉपर के जगह पे अपना कब्जा बना लिया। एफी ने क्या करा है, कॉपर के जगह पे अपना कब्जा बना लिया, कॉपर को हटा दिया कि भैया भाग यहाँ से, है ना, हम ज़्यादा पावरफुल। तो यहाँ पर एक मेटल है जो दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, किसी को भगाने का रिएक्शन है। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जहाँ पर कोई, है ना, डिस्प्लेस करता है उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब डिस्प्लेस कौन करेगा, अभी ये शायद नॉन मेटल में भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकता है ऑफ कोर्स, जिसमें एटम के एलिमेंट की जगह पे मॉलिक्यूल हो सकते हैं। उसके अलावा मैं ये कह दूं कि जो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, एक मैं सिंबल सा ये बोल सकता हूँ, जैसे कि कैटरीना ने, कार मंगा, अल्टो, जेन, फरारी, फिर भी, क्यों, मिली, सिल्वर, ऑडी। ये एक तरह का फिर भी मैंने बनाया हुआ है, जो भी ट्रिक है सुना है मैंने अपने टीचर से, तो मैं वहाँ से बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर देखिए जो ऊपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, जो जितना नीचे है वो कम रिएक्टिव है। अगर आप देखोगे तो आयरन जो है वो कहीं ना कहीं कॉपर से ऊपर है,
तो यहाँ पर आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए उसने कॉपर को डिस्प्लेस किया। तो डिस्प्लेस किसको करेगा? जो कम रिएक्टिव होगा, ज़्यादा रिएक्टिव वाला कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। और भी एग्जांपल दिया, देखो Zn जो है CuSO4 में से Cu को डिस्प्लेस कर रहा है। इसमें आप देखो Zn कहीं ना कहीं फिर क्या है, Cu से ऊपर है तो वो भी डिस्प्लेस कर सकता है किसको? Cu को, और उसने डिस्प्लेस करा है और वहाँ पर बैठ गया, Cu को अलग भेज दिया। Pb यानी लेड, उसने भी क्या करा? Cu को ही डिस्प्लेस करा। अगर आप देखेंगे लेड Pb फिर भी क्यों मिली है, देखो Pb वो भी Cu से ऊपर ही है तो वो भी क्या कर सकता है, इसको डिस्प्लेस करा है और किया भी है, और देखो यहाँ पर बनाया है। तो यहाँ पर 3 आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, हर एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम में कुछ भी कहीं से भी पूछा जा सकता है। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर, दिस दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स। वही बात जो मैंने आपको बताई कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो डिस्प्लेस करते हैं, और हम मेटल नॉन मेटल चैप्टर में इसको और अच्छे से देखेंगे। देयर इज फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमारे पास एक और आ चुका है, उसका नाम क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट। 3 ml आपको सोडियम सल्फेट लेना है। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, Na2SO4 दिया। आपने क्या करना है? दूसरा टेस्ट ट्यूब लेना है। अच्छा, पहले एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, दूसरा टेस्ट ट्यूब आपको 3 ml बेरियम क्लोराइड लेना है। देखो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2 दे दिया। दोनों को फिर मिक्स करना है, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, मिक्स कर दिया है ना। मिक्स करने के बाद आप क्या देखोगे? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप देखोगे बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनेगा, जहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट सोडियम क्लोराइड लिखा है, बेरियम फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट। यहाँ पर देखो कुछ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड में एक तरह का यहाँ पर बेरियम सल्फेट का ना गाद बनेगा, आई थिंक। देखते हैं, यू विल ऑब्जर्व दैट द व्हाइट सबस्टेंस विच इज इनसोल्युबल इन वाटर इज फॉर्म्ड। हाँ, वही बात हो गया। ये किस कलर का हो गया? व्हाइट, और ये प्रिसिपिटेट बनेगा, प्रिसिपिटेट, एक तरह का गाद बन के नीचे बैठेगा, जैसे वहाँ दिखाया गया है ना। इंसोल्युबल है, सॉलिड फॉर्म में है इस फॉर्म। दिस इंसोल्युबल सबस्टेंस फॉर्म्ड इज नॉन एज प्रिसिपिटेट। वो बात कह ही दिया गया, जो इंसोल्युबल फॉर्म होता है, जैसे कि लेड नाइट्रेट में ऊपर भी हुआ था येलो कलर का, फर्स्ट सेकंड वाला एक्टिविटी में। इन रिएक्शन दैट प्रोड्यूस आ प्रिसिपिटेट कैन बी कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, वैसे जो मैंने लिखा था वो लिख लीजिएगा। एनी रिएक्शन है ना जिसमें क्या होता है, प्रिसिपिटेट बनता है, उसको हम लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। भाई कुछ घुस गया क्या इधर? जैसे कि हमारे पास एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक अंदर में आया था, वैसे ही प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी होता है, और एग्जांपल ये है। हालांकि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी है। प्रिसिपिटेट बन गया तो प्रिसिपिटेट, इसके अलावा और भी है, जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा था 1.2 में एक्टिविटी में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इस रिएक्शन के बारे में कुछ और चीज़ आप देखिएगा ध्यान से। What causes this? ऐसा क्यों हुआ? The white precipitate BaSO4 is formed. BaSO4 white precipitate है by the reaction of SO4 2 minus. SO4 2 minus क्या है? एक तरह का आयन है। Ba2 plus, Ba एक तरह का Ba2 plus एक तरह का आयन है। Other product form is sodium chloride NaCl, जिसमें से Na एक तरह का आयन है, Cl एक तरह का आयन है। Chloride which remains है ना, remains in the solution. Such reaction in which there is an exchange of ions between the reactions are called displacement reaction. अब देखो Na2SO4 क्या था? Na plus SO4 2 minus है ना। बेरियम क्लोराइड में क्या था? Ba2 plus और Cl माइनस। अब इन दोनों में दो आयरन है, इसमें 2 आयन है, इसमें 2 आयन है। अभी सोडियम के साथ SO4 है, बट अगर आप इस साइड देखोगे तो बेरियम के साथ सल्फेट है। यहाँ पर Ba प्लस SO4 2 माइनस है कि नहीं है? Ba2 SO4 होना चाहिए तो फिर, अच्छा Ba2 प्लस होता फिर, है कि नहीं है? तो Ba के साथ Cl था, अब Ba के साथ प्रोडक्ट में SO4 है। Na के साथ SO4 था, अभी Na के साथ क्या है? Cl है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है? आयन का एक्सचेंज तो हुआ है, इसमें जो आयन्स हैं वो Na किसके साथ चला गया? Cl के साथ चला गया, और SO4 Ba के साथ चला गया। तो जो आपस में ऐसे जुड़ के बैठा था वो अब ऐसे जुड़ के बैठा है। तो आयन क्या कर लिया? एक्सचेंज कर लिया कि तुम हमारे साथ, हम तुम्हारे हो चुके सनम, है कि नहीं? एक्सचेंज चल रहा है। तो यही कहा गया कि जिसमें आयन एक्सचेंज होगा, तो डिस्प्लेसमेंट थोड़ा अलग था, डबल डिस्प्लेसमेंट थोड़ा अलग है। डिस्प्लेसमेंट में जो मोर रिएक्टिव होगा लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एक्सचेंज ऑफ आयन इज कॉल्ड, है ना, इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर लिखेंगे रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द रिएक्टेंट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, एग्जाम्पल वो वाला था जो आपने ऊपर अभी देखा। अब यहाँ पर क्या रहा? 1.2 एक्टिविटी को रिकॉल करो, मिक्स द सॉल्यूशन इन पोटेशियम आयोडाइड, वही वाला NaPbNO3 वाला कह रहा है। तो आपने जो पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स किया था क्या हो गया था वहाँ पे?
वहाँ पे PbI2 बन गया था प्लस पोटाशियम नाइट्रेट बन गया था। यहाँ पर भी ये नाइट्रोजन का नाइट्रेट का आयन, पोटाशियम का आयन, लेड का आयन, आयोडीन का आयन क्या हुआ है, यहाँ पर भी एक्सचेंज ही हुआ है कि Pb चला गया है के साथ, Pb चला गया है I के साथ और नाइट्रेट चला गया है के साथ। तो यहाँ पर भी आयन ही का एक्सचेंज हुआ है। तो ये भी क्या है, एक तरह का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। पूछ रहा है क्या, व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रिसिपिटेट। तो यहाँ पर जो हमारे पास प्रिसिपिटेट का कलर था वो क्या था, येलो था, हमने ऊपर बताया था ना आपको। और उसका कह रहा है क्या, कैन यू नेम द कंपोनेंट प्रिसिपिटेट। यस, प्रिसिपिटेटेड कौन कंपोनेंट है, लेड आयोडाइड है। क्या है, लेड आयोडाइड है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। बैलेंस करना है इसको, 2 गो Pb, एक गो Pb, अच्छा 1 गो Pb 1 गो Pb, नाइट्रोजन 2 गो, नाइट्रोजन 1 ही गो है, 2 करो, 2 गो नाइट्रोजन हो गया। अब नाइट्रोजन के चक्कर में पोटाशियम 2 गो हो गया, पोटाशियम 2 गो, पोटाशियम और ऑक्सीजन 6 गो हो गया, ऑक्सीजन 3 दूना 6 गो, आयोडीन 2 गो, आयोडीन 2 गो। हाँ, अब ये बैलेंस हो चुका है, तो आप लिख लो, बैलेंस कर लो। Is this also a double displacement reaction? Yes, this is a double displacement reaction. We can see here is also exchange of gases occur, exchange of ions occur. Done. अब हमारे पास लास्ट बट नॉट लीस्ट टाइप ऑफ रिएक्शन आया, वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर। कॉपर पाउडर, कॉपर का कलर क्या होता है, ब्राउन होता है। उसका आप हीट करेंगे, चूँकि डायरेक्टली इसे फिल्म नहीं लग रहा था, आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि काला इसलिए हो गया क्योंकि आग लग रहा था, नहीं। आप जब इसको हीट करेंगे तो इसका कलर ब्लैक हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हो। द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। इसके ऊपर एक तरह का कोट हो जाएगा, वो हो गया कॉपर ऑक्साइड। ये था कॉपर, उसका आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया तो क्या बन गया, है ना, कॉपर ऑक्साइड बन गया। सॉरी, यू होगा, कॉपर ऑक्साइड बन गया। वैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है हीट करने पे, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर। ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन। यस, कम्बिनेशन भी है, लेकिन अभी आगे भी पढ़ेंगे। देखो क्या, एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म, और कॉपर ऑक्साइड बन गया। ये एक तरह कम्बिनेशन रिएक्शन तो है पहले के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर एक नया चीज़ क्या पढ़ेंगे कि जब ऑक्सीजन कभी भी कंबाइन हो तो उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कम्बिनेशन रहा नहीं, कम्बिनेशन तो है ही, अब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल, यानी कॉपर ऑक्साइड से अगर फिर हाइड्रोजन गैस को फिर मिलाएंगे, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन। मतलब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप इस तरह से मिलाएंगे तो वापस से ये जो रिएक्शन है, ये जो कॉपर ऑक्साइड था, इसमें हाइड्रोजन गैस मिलाने से, हीट करने से पहले जैसा कॉपर फिर से बन जाएगा, यानी ब्राउन कलर का फिर से बन जाएगा, और H2O यानी वाटर बन जाएगा। गुड। रिवर्स द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड। और ये रिवर्स रिएक्शन होगा और फिर से कॉपर मिला जा सकता है। कहने का मतलब है कॉपर को हीट करें ऑक्सीजन के साथ तो कॉपर ऑक्साइड बना, कॉपर ऑक्साइड को अगर आप हीट करेंगे हाइड्रोजन के साथ तो फिर से कॉपर बन सकता है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं बनेगा, वापस ऑक्सीजन नहीं बनेगा, बल्कि H2O बनेगा। ठीक है, बहरहाल कॉपर आपको एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। इन दोनों रिएक्शन में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, गौर करने वाली है। देखते हैं क्या लिखा है। इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा कि किसी रिएक्शन में अगर किसी सब्सटेंस ने ऑक्सीजन को गेन करा, अभी इसने कॉपर ने क्या करा, ऑक्सीजन को गेन करा, तो कॉपर ऑक्सीडाइज्ड हुआ। यहाँ पर क्या हो गया, कॉपर ऑक्सीडाइज्ड हुआ। इफ अ सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। अगर कॉपर ऑक्सीजन रिड्यूस करे, जैसे देखो कॉपर ऑक्साइड था, इसने यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन क्या हो गया, घट गया, हट गया, तो रिड्यूस हुआ। तो इसको हम लोग कहेंगे कि कॉपर ऑक्साइड जो था बेसिकली क्या हुआ है, ये रिड्यूस्ड हुआ है। क्या हुआ, रिड्यूस्ड हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन मैं लास्ट तक क्लियर हो जाएगा, तो आप बस एंड तक देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। जब ऑक्सीजन गेन होगा तो ऑक्सीडाइज्ड होगा सब्सटेंस। जब कोई मॉलिक्यूल क्या करेगा, ऑक्सीजन को लूज करेगा तो रिड्यूस्ड होगा। 2 वर्ड समझ गया, यानी ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड, और ऑक्सीजन का लेस होना रिड्यूस्ड। इतना क्लियर हो गया। चलिए, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन लूज कर रहा है, सो इट इज बीइंग रिड्यूस्ड। तो यहाँ पर कॉपर डाइऑक्साइड क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। कॉपर ऑक्साइड, डाइऑक्साइड नहीं। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इट इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। और हाइड्रोजन को देखो, ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है ना हाइड्रोजन को, तो ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ। ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हुआ। जो ऑक्सीजन गेन करेगा ऑक्सीजन, ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ क्योंकि इसने क्या करा, ऑक्सीडाइज्ड, और ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड, है कि नहीं है। जो ऑक्सीजन को लेगा वो ऑक्सीडाइज्ड, जो कार्बन ऑक्सीजन को लूज करेगा वो रिड्यूस्ड। क्लियर। इन अदर वर्ड, वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड विद द अदर गेट्स रिड्यूस्ड। एक अगर ऑक्सीडाइज होगा दूसरा रिड्यूस होगा ड्यूरिंग रिएक्शन में। सच रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन।
यानी एक ही रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो तो उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। उसी को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं उसी को? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जैसे इस वाले रिएक्शन में हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हुआ है, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पर रिडक्शन भी हुआ है, लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन। So both the oxidation and reduction is taking place in this chemical reaction. So this is oxidation reduction reaction या redox reaction. Clear? अच्छा, एक जो ऊपर का एग्जाम्पल था कॉपर वाला, ये सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम अदर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर भी जिंक ऑक्साइड जो है बेसिकली लूज कर रहा है ऑक्सीजन को, क्या कर रहा है? लूज कर रहा है और जिंक बना रहा है। यहाँ पर हो गया रिड्यूस्ड, है ना, रिड्यूस्ड जिंक ऑक्साइड, रिड्यूस्ड ऑक्सीजन, सो रिडक्शन हुआ यहाँ पे। कॉपर ने क्या करा? गेन कर लिया है, इसका पर ऑक्सीडेशन हुआ है। कार्बन ने गेन किया है तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी यहाँ पर रिएक्शन भी क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, और कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। मैंगनीज डाइऑक्साइड में भी कुछ ऐसा ही केस है। तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का और एग्जाम्पल है। अब देखिए MnO2 जो है बेसिकली क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को ये रिड्यूस कर रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से खत्म हो गया तो ये हो गया रिड्यूस हो रहा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिड्यूस होने क्या हो गया? रिडक्शन। और ये जो हाइड्रोजन है ये क्या है? क्लोरीन को क्या कर रहा है सर? ये क्लोरीन ने हाइड्रोजन लूज करा, क्लोरीन हाइड्रोजन लूज करा ऑफ कोर्स। हाँ, क्लोरीन हाइड्रोजन लूज कर रहा है तो हाइड्रोजन का लूज करना ऑक्सीडेशन हुआ। अब कहेंगे सर ये नई चीज़ आप क्या बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन लूज करना? यस, इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं फिर आपको मैं बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो, इन रिएक्शन 1.31 इसकी बात कर रहा है, 1.31 यही वाला है या 31, अच्छा ये वाला पहले उसकी बात कर रहा है कि उसमें तो भाई है ना सिंपल है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज CO एंड ZNO इज रिड्यूस टू ZN। जो कार्बन है वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, इसमें कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया है, और ZNO रिड्यूस हुआ है और ZN बन गया। ये तो बहुत क्लियर है। अगला देखो, इन रिएक्शन 1.32 HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2। HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2, जो मैंने अभी कहा ये जो HCl है ना वो Cl बना है, रिड्यूस होकर के हाइड्रोजन को यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2, है ना। अब MnO2 रिड्यूस हुआ कैसे? तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत सही समझ में आता है क्या? फ्रॉम द अबव एग्जांपल वी कैन से दैट इफ सबस्टेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूज हाइड्रोजन। देखो ऑक्सीडेशन में क्या हो गया? या तो गेन ऑक्सीजन या तो लूज हाइड्रोजन, ये दोनों ऑक्सीडेशन ही हुआ। और फिर क्या कह रहा है? इट इज ऑक्सीडाइज्ड इफ अ सबस्टेंस लूजेज ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन। अब रिडक्शन क्या होता है कि अगर ऑक्सीजन लूज हुआ है, लूज ऑक्सीजन, या हाइड्रोजन गेन हुआ है, गेन हाइड्रोजन। आप इसको लिख लो, किताब में ही कहीं पर लिख लो जहाँ पर स्पेस है आपका। दो चीज़ है, अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीडेशन, या हाइड्रोजन लूज होगा तो भी ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीजन रिड्यूस होगा तो रिडक्शन, और अगर हाइड्रोजन जुड़ेगा तो भी रिडक्शन। क्लियर? इस वाले केस में हाइड्रोजन HCl में से हाइड्रोजन रिड्यूस होकर के Cl बना था, तो हाइड्रोजन का रिडक्शन भी ऑक्सीडेशन होता है। याद रखिएगा इस बात को, है ना। सिर्फ ऑक्सीजन का जुड़ना नहीं बल्कि हाइड्रोजन का खोना भी ऑक्सीडेशन है। आप उल्टा कह सकते हो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के केस में ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोजन केस में ऑक्सीजन केस में याद रखिए, हाइड्रोजन केस में उसका उल्टा है। चलिए, रिकॉल एक्टिविटी 1.1 बारह मैग्नीशियम रिबन, है ना, जो आपका हुआ था मैग्नीशियम रिबन क्या हुआ था? ऑक्सीजन के साथ जला था, है ना, फ्लेम इन एयर एंड एक्सचेंज इनटू वाइट सबस्टेंस इनटू वाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये पाउडर बना था। इन मैग्नीशियम बीइंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस, तो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या हो गया? मैग्नीशियम यहाँ पर क्या हुआ? ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। मैग्नीशियम क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज्ड होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ? मैग्नीशियम हुआ। ये समझना ज़रूरी है। नहीं समझे तो एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। और भी डाउट्स बचे होंगे तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आपके प्रॉब्लम्स अलग से इसके लिए वीडियो बना दूँगा। अब आइए सर, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन? जाहिर सी बात है ऑक्सीडेशन जो होता है हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। उसमें से
कह रहा है कि हमारे एवरीडे लाइफ में कुछ ऐसे होते हैं प्रॉब्लम्स जिनमें ऑक्सीडेशन होता है और हम लोगों ने ये बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया हुआ है। पहला है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू। लोहे के कोई चीज़ नया में क्या होता है? चमकदार होता है, लेकिन बट गेट कॉटेड विथ अ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। अगर आप उसको बाहर छोड़ देते हैं तो चाहे आपका लोहे का गेट हो या कोई लोहे का कील हो या कुछ और हथियार, जब आप उसको कुछ दिन रखते हैं हवा में तो वो जो आप खरीदे थे और एकदम से चमकदार वाइट कलर का था वो अब ब्राउन कलर का हो जाता है, उसके ऊपर एक तरह का लेयर बैठ जाता है कि नहीं है? कह रहा है कि सम दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। जाहिर सी बात है, ये जो एक नया कोट बन गया उसके ऊपर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आयरन का रस्टिंग कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। सम अदर मेटल आल्सो गेट टर्निश्ड इन दिस मैनर। कुछ और भी मटेरियल होते हैं। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ कोटिंग फॉर्म्ड कॉपर और सिल्वर? यस, कॉपर के ऊपर भी ब्लू कलर का या ग्रीन कलर का कोट बन जाता है बाहर पड़े रहने से। सिल्वर के ऊपर भी जो ज्वेलरीज होते हैं ब्लैक कलर का कोटिंग हो जाता है, इसको सफाई करने की जरूरत पड़ती है। When a metal is attacked by substances around it such as moisture, acid, etc. आसपास के चीज़ों से जब मेटल्स क्या होते हैं? अटैक्ड होते हैं, यानी मेटल खराब होते हैं उससे, ठीक है? तो खासकर जैसे मॉइस्चर की वजह से हो सकता है, एसिड वगैरह की वजह से हो सकता है, मेटल खराब होता है। अब कैसे? तो एसिड बेस सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कल। इट इज सेड टू कोरोड इन दिस प्रोसेस, है ना? अब कह रहा है कि यहाँ पे आप यहाँ से आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, यहाँ से, है ना? यहाँ से कह रहे हैं कि द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रोजन, कि जब कोई चीज़ अटैक होता है मॉइस्चर या एसिड से तो ये ख़राब हो जाता है, क्रोड हो जाता है, बिगड़ जाता है, खर्चा हो जाता है। इस प्रोसेस को क्रोजन कहते हैं। क्रोजन का मतलब होता है मेटल का ख़राब होना। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ये भी क्लियर करते हैं, इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग होता है। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, अंडरलाइन कर लीजिए कि कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग होता है, जो कि क्रोजन का एग्जाम्पल है। और हमने ऊपर आयरन के ऊपर क्या पढ़ा? आयरन के ऊपर क्या पढ़ा? कौन सा कलर? ब्राउन कलर। अब इसका जो रिएक्शन है एग्जैक्टली ये तो रिएक्शन आयरन Fe2O3 जो है आप जो पढ़ेंगे, ये सब का रिएक्शन आपको मेटल नॉन मेटल चैप्टर में देखने को मिल जाएगा, तो बस वहाँ पढ़ लीजिएगा। कोरोजन काउजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग, शिप्स एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल। जाहिर सी बात है, कोरोजन जो भी मेटल से बना है सब में होता है और इसकी वजह से बहुत सारा नुकसान होता है इकोनॉमिकली, स्पेशली दोज ऑफ आयरन। आयरन तो बहुत जल्दी खराब होता है, लोहा हुआ का पुल दिखेगा। कोरोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम भैया। आयरन की वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर हर साल नुकसान होते हैं, पूरे इकोनॉमी का, पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी का 3 to 4% रस्टिंग की वजह से बर्बाद होता है। 3 to 4, आप समझ रहे, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी का, मतलब बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है कोरोजन की वजह से। एवरी ईयर एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट टू रिप्लेस डैमेज्ड आयरन। यू विल लर्न अबाउट कोरोजन इन चैप्टर 3। इसके बारे में और हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने इसलिए पढ़ा बिकॉज कि ऑक्सीजन का इफेक्ट होता है, इसीलिए ऑक्सीडेशन के बाद हमने ये पढ़ लिया। अब आया एक अगला इफेक्ट, वो है रेंसिडिटी। क्या है बच्चों? रेंसिडिटी। ये भी एक तरह का नुकसान है जो हमारे डेली लाइफ में हम लोग को देखने को मिलता है ऑक्सीजन की वजह से। क्या? हैव यू एवर टेस्टेड आई स्मेल फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम? अगर आप कुछ चीज़ें जो घर में ही बना हुआ, तेल वेल बना हुआ चीज़ भी आप बाहर छोड़ देते हो बहुत टाइम के लिए, फिर उसको कभी सूंघे हैं? कैसा गंदा सा स्मेल आता है, मतलब वो क्या ख़राब हो चुका होता है। व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, देखो ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीजन यानी कंबाइन हुआ है, दे बिकम रेंसिड, रेंसिड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, और उसका जो स्मेल है या टेस्ट है वो भी खराब हो चुका है। यूजुअली सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन यानी एंटीऑक्सीडेंट कहलाते हैं, जो ऑक्सीडेशन को रोकता है, यानी ऑक्सीजन को किसी फूड मटेरियल से कंबाइन होने से रोकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। हम लोग क्या कर सकते हैं, जो सड़ने वाली चीज़ें हैं उसको हम लोग ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट से बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट उसमें मिला सकते हैं। जैसे कि अचार को तेल में डुबा के रख देते हैं तो ऑक्सीजन कॉन्टैक्ट से बच जाता है और अचार खराब नहीं होता है। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प टू स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन। अगर आप किसी चीज़ को ऐसे बंद डब्बे में रख दीजिएगा जिसमें ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो भी वो जल्दी खराब नहीं होगा, बिकॉज के ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा तो ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, बंद डब्बा है। डू यू नो व्हाट चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स इन चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन प्रिवेंट्स द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। आपने चिप के पैकेट में जो हवा देखा है वो हवा काम का है, वो हवा क्या करता है? वो हवा नाइट्रोजन है, वो हवा ऑक्सीजन या नॉर्मल एयर नहीं है, उसमें सिर्फ नाइट्रोजन को भर दिया जाता है, तो उसमें ऑक्सीजन ना होने की वजह से ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता चिप्स वगैरह, और वो सालों तक ख़राब नहीं होते। उसका बाहर रखो, एक दिन ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, है ना। जैसे कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हम पेंट वेंट कर देते हैं, है कि नहीं, लोहे के ऊपर, और वो ऑक्सीजन से कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है या मॉइस्चर से कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है। पढ़ेंगे डिटेल से अगले क्लासेस में, इसीलिए यहाँ पर उतना डिटेल नहीं दिया है। तो ये कोरोजन था, रेंसिडिटी था, जो हमारे लिए हार्मफुल है और हमको इससे बचने की ज़रूरत है। अब कुछ क्वेश्चन दिया, इसको देख लेते हैं फट से ना। कह रहा है कि वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज चिप्ड इनटू इट? बिकॉज द कॉपर सल्फेट इज नो मोर कॉपर सल्फेट, कॉपर इज डिस्प्लेस्ड बाय द आयरन, so this is now iron sulfate and the color of iron sulfate is not green, this is grayish, या कह सकते हैं कि
डीम ग्रे, फेडेड ग्रे कह सकते हैं। दैट्स वाई द कलर इज चेंज। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन दी, भाई डबल डिस्प्लेसमेंट का एक तो आप लेड नाइट्रेट वाला दे सकते हो, वो भी डबल डिस्प्लेसमेंट है। एक आप ये वाला दे लो, बहुत फेमस है, HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आइडेंटिफाई द सबस्टेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड व्हेन द सबस्टेंसेस आर रिड्यूस्ड इन द फॉर्मिंग है। इसमें कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिडक्शन हुआ, वो पता लगाना। चलो पहला वाला देखते हैं, कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और कौन रिड्यूस हुआ, यही ना। चलो तो Na बना है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के साथ मिलकर सीधा सीधा ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। यहाँ पर प्रोसेस हुआ ऑक्सीडेशन और सोडियम ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, सोडियम ऑक्सीडाइज्ड टू सोडियम ऑक्साइड। ऑक्सीडाइज कौन हुआ, सोडियम हुआ है, ना कि सोडियम ऑक्साइड, ये भी ध्यान रखिएगा। सोडियम ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और सोडियम ऑक्साइड बना है। अगला ये वाला तो दिया ही बात ऊपर में, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना है, इसका मतलब है कि कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है, उसने क्या करा है, ऑक्सीजन को लूज किया है। लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, सो रिडक्शन प्रोसेस अकर्स हियर एंड कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस टू कॉपर। ऐसा नहीं कि कॉपर रिड्यूस हुआ, नहीं, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ये रिड्यूस होकर कॉपर बना है। अगला हाइड्रोजन गैस के अगर केस में आप देखेंगे, इसको मैं मिटा देता हूं। हाइड्रोजन गैस का अगर आप देखें तो H2O बना है, तो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ है, तो यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड हुआ, क्योंकि ऑक्सीडेशन हुआ है यहाँ पे। तो ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हुआ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्साइड, सॉरी हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी वाटर। ऐसा नहीं कहेंगे कि वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड ये हुआ है, ये नहीं, ये तो ऑक्सीडाइज्ड होकर ये बना है। वेरी क्लियर, ये चीज़ जो मैं भी बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, कौन ऑक्सीडाइज होके क्या बना है। ऐसा गलती करते हैं बच्चे कि वो बोल देते ये ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है। इसी तरह का अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में या इस यहाँ पर देख लेंगे हम लोग। हालांकि हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, तो आप कैसा वीडियो लगा इसको जल्दी से थोड़ा कमेंट कर देना। हम पूरा एक्सरसाइज सोल्व नहीं करने वाले हैं भैया, इसका सोल्यूशन तो मिल ही जाता है इजीली इंटरनेट पे सर्च करने पे। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं मैनुअली इसको एक एक एक्सप्लेन करके सॉल्व करूँ तो बताना कमेंट में, हम वीडियो बना देंगे अलग से। यहाँ पर हम ज़्यादा लंबा और नहीं करना चाहते, थक चुके हैं पानी पीने। तुम लोग वीडियो को लाइक किए कि नहीं किए, नहीं किए, बड़ा बेशर्म हो यार, नहीं है, कर दो। पहला वाला विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन, सुनो लेड आई गेट ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड है, देखते हैं पहले। देखो लेड ऑक्साइड जो है, लेड बना है तो ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ, यहाँ पर रिडक्शन हुआ है, और रिड्यूस कौन हुआ है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है। रिडक्शन प्रोसेस हुआ है और रिड्यूस कौन हुआ, लेड ऑक्साइड। अगर हम यहाँ पर देखें तो कार्बन बना है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसने ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन किया यानी ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड। और ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ, तो कार्बन हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑक्सीडाइज्ड होके बना है। क्लियर। अच्छा पहला कह रहा है कि विच रिएक्शन इज इनकरेक्ट। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ध्यान देना कि कभी कभी ये बोल देता हम लोग, आमतौर पर हमारा जो रहता है माइंडसेट वो ये कि कौन सा करेक्ट है स्टेटमेंट वो बताना होता है, लेकिन इनकरेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट नहीं। एग्जाम में कई दफ़ा बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, इसलिए हमेशा जब करेक्ट इनकरेक्ट वाली बात हो थोड़ा ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर क्या लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, भाई लेड रिड्यूस नहीं हो रहा है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस होकर लेड बन रहा है, तो ये तो गलत हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज्ड होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ये भी गलत हो गया। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, यस कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, बात सही है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, यस लेड ऑक्साइड रिड्यूस होकर लेड बना है, ये भी सही है। तो आपसे इनकरेक्ट पूछा तो ये और भी हो जाएगा। Fe2O3 टेक द रिएक्शन एग्जांपल ऑफ। अच्छा ये किसका रिएक्शन का एग्जांपल है, Fe2O3Al Al2O3 Fe। भाई डिस्प्लेस हुआ, भाई अल्युमिनियम को आयरन ने डिस्प्लेस करा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख दो इसको। डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, आयरन का एक्सचेंज नहीं हुआ है, इसका आयरन का एक्सचेंज नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। सीधा सीधा अल्युमिनियम ने आयरन को क्या करा है सर, आयरन ने अल्युमिनियम को डिस्प्लेस करा है, जिसको भी डिस्प्लेसन। व्हाट हैपेंस व्हेन द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, टेक द करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है, जब भी मेटल से एसिड रिएक्ट करता है हाइड्रोजन गैस बनता है। आप पढ़ोगे अगले क्लास में भी अच्छे से, ऊपर लिखा हुआ नहीं था तो देख लेना। वैसे रिएक्शन लिख दे क्या हम, आयरन का Fe प्लस HCl गिव FeCl प्लस H2, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड, हाँ ये सही है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड।
देखो अगर इस तरह से दिया हुआ बहुत सारी चीज़ें तो मैं कितना करूँगा, आप ज़रूर प्रैक्टिस करो सबको। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताओ, कमेंट करो, मैं आपको देख दूंगा। बहुत मुश्किल नहीं है, और सॉल्यूशन ही की अगर सिर्फ बात है तो मिल ही जाता है, बट एक्सप्लेन की बात है तो वो मैं कर दूंगा अगर आप चाहें तो। दिस इज़ ओवर टुडे, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, गुड लक। और क्या बोलेंगे, बस लाइक सब्सक्राइब कर देना।